गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेजबान सलमा कौसर और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। गुड मॉर्निंग। बहुत सी अच्छी खबरों के साथ प्रोग्राम में करते हैं खुशामदीद। और आज की सुबह जो हमने पहली खबर सिलेक्ट की आपसे शेयर करने के लिए वो है जनाब पाकिस्तानी निजात अमरीकी फनकारा शाजा सिकंदर साहिबा का बनाया हुआ मुजस्सिमा लेडी जस्टिस। अमरीकी अदालत के बाहर इसको नस्ब किया गया है, तो वी थॉट टू शेयर दिस न्यूज़ एट फर्स्ट। ये मुजस्सिमा जस्टिस के मुतालिक खवातीन की तरफ से पहली पेशकश है और इसे मैनहट्टन में न्यूयॉर्क एपलेट कोर्ट हाउस के बाहर रखा गया है। आपको इस वक्त हम स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। इट्स अ बिग अचीवमेंट क्योंकि पाकिस्तानी खातून, पाकिस्तानी निजात खातून ने ये बनाया है और फिर उसको एक ऐसे मकाम पे नस्ब करना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो, ये भी बड़े मानी रखता है। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपके काम को इतनी पजीराई मिले, उसको इतना मकाम मिले कि वो अमरीकी अदालत के बाहर नस्ब किया गया है। बहुत अच्छी बात है। अब जरा कुछ मौसम का जिक्र कर लेते हैं, थोड़ा सा बताते हैं अपने व्यूअर्स को। मौसम बदला? नहीं, बिल्कुल नहीं बदला। कल भी सर्दी खून जमा रही थी, आज भी सर्दी खून ही जमा रही है। जम गया जी। जब बंदा जमता है, खून जमता है तो पानी भी जमता है। yes. तीनों चीजें जमती हैं। तो जनाब बहुत यख बस्ता सर्द हवाएं, बर्फबारी हो रही है बलाई इलाकों में और मेवा जात का इस्तेमाल बढ़ जाता है। ऐसे में खाने पीने के खाबों के सिलसिले शुरू हो जाते हैं। वीकेंड्स में तो नाश्तों का खास एहतमाम होता है, लेकिन अदरवाइज क्या होता है कि नट्स बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं और उसके पीछे भी एक लॉजिक होती है कि जब इस तरह स्पेशली जिन इलाकों में बर्फबारी हो रही होती है वहां पे जब आप नट्स खा रहे होते हैं, मुख्तलिफ तरह के बीज होते हैं और फिर अखरोट, बादाम, काजू, पिस्ता, सनफ्लावर सीड्स बहुत खाए जाते हैं। और चूंकि हम बात करें नॉर्दर्न एरियाज की, स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, ज़रा वहाँ के खाने पीने की रूटीन खासी डिफरेंट होती है। हाँ। वो खुश मेवाजात रखे होते हैं क्योंकि ज़रा उस तरह खाना पकाना और बहुत ज़्यादा एहतमाम करना वो ज़रा मुश्किल हो जाता है। सूप्स बहरहाल वहाँ बनते ज़रूर है, लेकिन जो खुश्क मेवा जाता है इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है टू कीप योरसेल्फ वार्म। तो गिलगित बल्तिस्तान लेकर चलते हैं सर्दी से मुकाबला करने के लिए मेवाजात, और इसके लिए हमारे पास रिपोर्ट है स्कर्दू से कासिम नसीम की। समेत बल्तिस्तान डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी से मौसम खासा सर्द हो गया है। तमाम इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से कई डिग्री नीचे है। शदीद बर्फबारी से बाला इलाकों की राब्ता सड़कें आमदोरफ्त के लिए बंद हो गई हैं, जबकि स्कर्दो और इस्लामाबाद के दरमियान फ़ज़ाई सर्विस भी मुअत्तल रही। सर्दी के बायस जहां लोग घरों को गर्म रखने पर तवज्जो दे रहे हैं, वहां ख़ुद को गर्म रखने के लिए खुश्क मेवजात का इस्तेमाल भी बढ़ा देते हैं। इस सीज़न में ज़्यादातर मकामी खुश्क मेवजात खुबानी, बादाम, अखरोट, ज़रिश्क और तूत वगैरह की ख़रीदारी बढ़ जाती है। सर्दियों की सौगात गर्दू में बहुत सारे हैं, जिसमें बादाम हो गया, अखरोट हो गया, खुबानी हो गया, अच्छा ज़रिश्क हो गया जो मशहूर है। यूँ तो ड्राई फ्रूट साल भर में ही ज़्यादा सेल होते हैं। सर्दी की वजह से ड्राई फ्रूट में यहाँ के लोकल आइटम ज़्यादा सेल होते हैं, जिसमें अखरोट, बादाम, खुबानी, शहतूत वगैरह इनकी डिमांड बढ़ जाती है। आने वाले दिनों में मौसम साफ रहने की सूरत में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। मेवाजात का इस्तेमाल बड़ा ज़रूरी होता है जी, इससे आपकी जहानत में भी इजाफा होता है। और जहाँ इंसानी जहानत की बात होती है तो उसको रिप्लेस करने वाली एक चीज़ है मसनूई जहानत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका हम बारहा जिक्र करते हैं कि बहुत सारी अच्छी चीज़ें हमारे सामने आती हैं, बहुत सी डेवलपमेंट्स, रिसर्च, इजादात हमारे सामने आती हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दौड़ में गूगल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोर्ड तैयार कर लिए। इससे होगा क्या कि टेक्स्ट होगा और इसकी मदद से मौसीकी की धुन तरतीब दी जा सकती है, लेकिन कंपनी ने अभी तक इस फीचर को रिलीज़ नहीं किया। उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, कुछ टेक्निकल मसाइल थे और अदरवाइज़ भी शायद वो भी नहीं चाहते कि इसको पब्लिक करें, लेकिन ये टेक्नोलॉजी जो है वो जारी की जाएगी जल्दी। और ये इसको वैसे रोका इसलिए भी गया है, कहा जा रहा है कि चैट जीपीटी की बेपनाह मकबूलियत की वजह से उन्होंने ये कदम उठाया कि अभी इसको रोक लें। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन सलमा ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब हम बात करते हैं, आई डोंट थिंक सो दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन रिप्लेस ह्यूमन इंटेलिजेंस। मेरा ज़ाती ख्याल ये कि इट कैन रिप्लेस ह्यूमन इंटेलिजेंस। अगर रिप्लेस कर सके तो मुझे बताएं भला कि एक ऐसा स्कूल है जहां पर लाइट, आपको पता है कि अगस्त 2021 से ऑन है, और क्यों ऑन है? सॉफ्टवेयर खराब हो चुका है, सॉफ्टवेयर की समझ नहीं आ रही, तो इंसान उसके पीछे ठीक कर रहा है ना, उसको इंसान ठीक कर रहा है, लेकिन इंसान की बनाई हुई ये जो मशीनें होती हैं ना, ये फिर इंसानों का काम ज्यादा क्विकली कर रही होती है। क्विकली वाली बात समझ आती है। हाँ। लेकिन इंसानों के बगैर चलते ही नहीं है। अदरवाइज भी बहुत सारी चीजें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो ह्यूमन ब्रेन नहीं कर सकता। क्विकली ना भी कहे, बहुत सारी ऐसी कैलकुलेशंस हैं, बहुत से ऐसे फॉर्मूलाज हैं, बहुत सी ऐसी रिसर्चेज हैं, जैसे चैट जीपीटी का हम जिक्र करते हैं। इट्स अ गुड सपोर्ट फॉर ह्यूमन।
इट्स अ गुड सपोर्ट, बट ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि ह्यूमन ब्रेन इस तरह से काम कर सके जैसे चैट जीपीटी करता है। नहीं, लेकिन उससे पहले जो आपने खबर सुनाई थी म्यूजिक वाली, वो ह्यूमन से अच्छा कौन सा म्यूजिक आएगा? देखिए, अब ये जब मशीनें म्यूजिक तैयार करेंगी, एक इंडिविजुअल की एक स्पेसिफिक कैपेसिटी है, वो उससे आगे हम अपने ब्रेन का बहुत थोड़ा सा हिस्सा इस्तेमाल करते हैं ना, कोई भी इंसान हो 3 to 4%, बाकी बेचारा बेकार पड़ा रहता है। लेकिन हमारे हाथों की बनी हुई वो मशीनें जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू क्रिएट करते हैं, वो क्या करती हैं कि वो पूरा 100% दिमाग लगाती हैं, इमोशंस डाल देती हैं? डाल देती हैं Emotions? हाँ, आपको रुला देती हैं। ओए होए, ठीक है जी, चलेंगे। हमारी ज़ाहिर छोटी सी एक डिबेट थी, इस पर ज़ाहिर मुख्तलिफ आपके पर्सपेक्टिव होते हैं, बट लेट्स सी आइंदा आने वाले सालों में कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हम देखते हैं कि दुनिया तब्दील होगी और हो रही है। चलें जी, बढ़ते हैं आगे। एक और खबर हमारे पास है, वो है कोविड से जुड़ी। अभी हम 2023 में है, आपको याद है 2019 यानी दिसंबर 2019 पहला केस रिपोर्ट हो चाइना में। उसके बाद हमने देखा कि 2020 जनवरी में इसको ग्लोबल इमरजेंसी के तौर पर हमने नाफिज किया, और जो हंगामी हालात है अब तक हैं, यानी इस वक्त भी अगर हम देखें दुनिया भर में, भले वो चाइना या कुछ और ममालिक, कुछ और खित्ते, कुछ और जगह जहां पर कोविड तेजी से फैल रहा है इस वक्त भी नए नए वेरिएंट के साथ, लेकिन कल बड़ा अहम इजलास हुआ और WHO ने यह वाजे किया है कि इस वक्त तो आलमी इमरजेंसी नाफिज है, लेकिन उम्मीद यह है कि एट द एंड ऑफ 2023 यानी रवां साल के अख्ताम तक इस इमरजेंसी के खात्मे का इम्कान है। और जो केसेस कम हो रहे हैं, जो ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, इसी तनाजुर में इसको डिस्कस किया गया है कि अब कब तक इसको ग्लोबल इमरजेंसी के तौर पर देखा जाएगा। तो लेट्स सी जनाब के आइंदा आने वाले महीनों में से कैसे देखते हैं। बहरहाल इस वक्त भी अगर हम देखें तो कोविड की वेव्स तो कम, उसका जोर टूटा ज़रूर है, हमने उसकी चेन को ज़रूर ब्रेक किया है, बट स्टिल कोविड है और वो मुतासर करता है। और कोविड की वजह से हम जितने मुतासर हुए हैं, हमारी हेल्थ मुतासर हुई है, हमारे लंग्स मुतासर हुए हैं, हमारी इम्यूनिटी को उसने हिट किया है, उसकी वजह से हमें और बीमारियां होती हैं और वायरल इन्फेक्शंस होते हैं। तो अल्लाह करे हम सब महफूज रहें। बट कोविड को लेकर जो हम देख रहे हैं कि इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ दिस ईयर जो इमरजेंसी है ये ख़त्म हो जाएगी, इंशाल्लाह ये ख़त्म हो जाएगी। हमारी कोशिशें ज़रूर रंग लाएंगी और इंसान शुएब इसीलिए बीमारियों से बचने की कोशिश करता है कि उसकी उम्र तवील हो, वो ज़्यादा अरसे तक ज़िंदा रह सके। और कहा जाता है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम, उन्होंने आब हयात भी रखा था और 100 साल के करीब उनकी उम्र थी, 100 साल से गालिबन ज़्यादा उम्र थी उनकी। और समटाइम्स हम किसी को दुआ भी देते हैं ना, तो हम कहते हैं कि अल्लाह ताला आपको उम्र खिज़र अता करे। तो मेरे पास ऐसी एक खबर है अमेरिका से, जहाँ पे एक टेक्नोलॉजी कंपनी के माहिर ने खुद को जवान रखने के लिए, ताकि वो बूढ़ा ना हो, अपनी उम्र कम रखने के लिए सालाना $20 लाख की खतीर रकम खर्च करना शुरू कर दी है। बड़ी डिफरेंट सी खबर है। 45 साल इनकी उम्र है। ब्रायन जॉनसन, अगरचे बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है इनकी, लेकिन वो अपनी बढ़ती हुई ढलती हुई उम्र से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और वो कहते हैं कि उनका जो दिल है उसकी तबई उम्र तकरीबन 37 साल है, जिल्द उनकी 28 साल है, 28 साल के, और फेफड़े जो है वो 18 साल की उम्र के नौजवान की तरह काम कर रहे हैं। इसलिए वो सालाना औसतन 52 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं सिर्फ अपनी उम्र को कम रखने के लिए। और 30 डॉक्टर्स उनके जिस्मानी अज़ा को नोट करते हुए इस पर उम्र के असरात को कम करने के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, ताकि उनकी बॉडी के हर पार्ट को ऑर्गेनाइज रखा जा सके, ताकि वो ठीक से काम करता रहे। और वो चाहते ये हैं कि जिस्मानी अज़ा को नोट करने के बाद उनका जो बुढ़ापे को वापस लाने का जो अमल है, रिवर्स एजिंग, उसको जो है वो ज़्यादा क्विक बनाया जा सके, ताकि वो बूढ़े ना हो। बूढ़े होने से बहुत से लोग घबराते हैं। वो बात ठीक है, लेकिन इनको चाहिए था कि शहजाद रॉय से पूछ लेते, शहजाद जफर से पूछ लेते, तौकीर नासिर से पूछ लेते। हाँ, बहुत सारे ऐसे हमारे पास नाम है। लेकिन होता है कि आप के दिल में एक खलिश सी होती है कि मेरी उम्र बढ़ रही है, और एक खौफ होता है, मौत का खौफ, ये बहुत से लोगों में होता है। और लेकिन आप कुछ भी कोशिशें करें, माइकल जैक्सन की मिसाल हमारे सामने, उन्होंने बड़ी कोशिश की, डॉक्टर्स की एक टीम थी, लेकिन क्या हुआ कि अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, जो इस दुनिया में आया है जाना है, बिल्कुल उसको अगले जहान मुंतकिल होना है। आज मेरी तो कल तेरी बारी है, सबकी बारी है, सबका वक्त मुतय्यन है। लेकिन ये जो हम कहते हैं ना कि जवान रहना, या उसे ये कहते हैं सलमा भरपूर जिंदगी गुजारने की अगर हम बात करें कि ज़रा जितनी आपकी जिंदगी है वो तो है, लेकिन वो अच्छी गुजरे, भरपूर गुजरे, बीमारियों से बचाए रखे आपको अल्लाह ताला। हम दुआ भी करते हैं, इसके लिए हम कोशिश भी करते हैं। इसके लिए इन साहब का तो जिक्र आपने किया जिन्होंने बहुत से $, खर्च किए, 52 करोड़, मतलब इट्स टू मच। लेकिन अगर आप इस तरह सोचें कि अपने आप को अपने खुश रखना है, अपने आप पे आपने ऐसी इन्वेस्टमेंट करनी है कि आप अच्छी रूटीन के साथ हैं, यू आर वेकिंग अप अर्ली, आप जिम जा रहे हैं, आप अच्छी रूटीन के साथ हैं, आप हेल्दी डाइट करें, आप क्लीन ईटिंग करें, तो आपकी ज़िंदगी वैसे भी ऐसे लगेगी जैसे आप तवील उम्र
की तरफ भी हैं और अच्छी भरपूर जिंदगी गुजार रहे हैं। शोएब, इट्स अनदर डिबेट कि हर इंसान की जिंदगी में मसाइल भी होते हैं, उसका कोपिंग मैकेनिज्म सबके लिए डिफरेंट होता है। कोई नशे का आदी हो जाता है, कोई पागल हो जाता है, कोई उसको भुलाने के लिए अपने दुख को वो दूसरे ममालिक की सैर को निकल जाता है अगर उसकी जेब में पैसे, कोई शादी कर लेता है, कोई शादी कर लेता है, सबके डिफरेंट तरीके होते हैं ना। लेकिन ये जो इतनी हमने इस पे बात की है, ये मकसद ये था कि आपने अगर अच्छी जिंदगी गुजारनी है और आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में टेंशन कम हो, स्ट्रेस का एलिमेंट कम हो, थोड़ा वेंट आउट आप कर सकें, तो उसके लिए बहुत से ऐसे इवेंट्स होते हैं जो अटेंड करना चाहिए आपको। वो म्यूजिक से जुड़े होते हैं, वो कुछ मेले होते हैं, कॉन्सर्ट्स पे भी जा सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी ख्वाहिश क्या है, आप कहाँ जाके अपने आपको एनर्जेटिक महसूस करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको लेकर चलूँ अगर झोंक सराइकी और पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स बहावलपुर के जो बाहमी इश्तराक से सजा मेला, तो वहाँ पे जो रंग, वहाँ की जो मौसीकी, वहाँ का जो तड़का है, वो आपको वाकई एक लम्हे के लिए बड़े एक एनर्जी बूस्ट देता है। जनूबी पंजाब के जो मारूफ फनकार हैं वो वहाँ पे पहुँचे, अपने फ़न का मुजाहरा किया। तो लेकर चलते हैं आपको जनाब झोंक सराइकी और पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स का जो ये मेला है यहाँ पर, और मुख्तार अंजुम ने रिपोर्ट तैयार की है, बड़ी ही ज़बरदस्त, बड़ी ही रंगीन। तो मिलकर देखते हैं, एंजॉय करते हैं। बहावलपुर आर्ट्स काउंसिल के रशीदी ऑडिटोरियम में मुनक्दा सराकी सकाफती मेले में मारूफ इलाकाई फनकारों ने अपनी आवाज का जादू जगाया और शायकीन से खूब दाद समेटी। नकारा और जील नवाज अजमल खान और अलगौजा नवाज हाजी गुलाम फरीद कनेरा ने अपने फन से ऐसा समा बांधा कि लोग झूमने पर मजबूर हो गए। सकाफती मेले में वसेब के मारूफ फनकारों अजमल साजिद, जमील परवाना, सोबिया मलिक, चौलिस्तानी फनकार मोहन भगत समेत दीगर ने अपनी आवाज का जादू जगाया। तकरीब से खिताब करते हुए कमिश्नर बहावलपुर राजा जहांगीर अनवर और जहूर दरेजा का कहना था कि सराइकी समेत पाकिस्तान की दीगर जुबानें यकजहती की अलामत हैं। सकाफत से मोहब्बत करने वाला इंसान हमेशा वसी सोच का मालिक होता है और अपनी माँ बोली के साथ साथ दीगर जुबानों से भी मोहब्बत करता है। मेले में मुल्क भर से शायकीन शरीक हुए। मेले के मौके पर बुक स्टॉल और सराइकी सकाफत के स्टॉल्स भी सजाए गए थे। इस तरह की सकाफती सरगर्मियों से जहाँ इलाकाई सकाफत को फरोग हासिल होता है, इसके साथ साथ लोगों को तफरीह के भी बेहतरीन मौके मिलते हैं। ये मेले सकाफ़तों को ज़िंदा रखने का एक ज़रिया है। ये तो होता है हमारे मुल्क में, लेकिन हमारे पड़ोस में क्या होता है? बादशाहों का जिक्र खारिज कर दिया जाता है दास्तानों से, कहानियों से, और हक़ाइक़ को मस्क करने की कोशिश की जाती है। मुसलमानों को दीवार से लगाने के लिए वैसे तो भारत बहुत से हरबे इस्तेमाल करता है, लेकिन हिस्ट्री को मस्क कर देना, हिस्ट्री को ख़त्म कर देना, उसमें से मुसलमानों का जिक्र निकाल देना, ये बड़ी अनोखी बात है मेरे नज़र। और यही उन्होंने किया है। वहाँ पर एक नुमाइश थी जहाँ पर उन्होंने मुसलमान बादशाहों का जिक्र खारिज कर दिया। ये हैं वो साजिशें, ये हैं वो चालें, ये है वो सोच मोदी सरकार की जो हमें वहाँ पर हर जगह नज़र आती है, चाहे अदालत हो या उनका कोई मेला हो, कोई नुमाइश हो, वो स्कूल हो, वो मैदान हो, वो सड़क हो, चौक हो, चौराहा हो, हमें हर जगह यही सोच पनपती वहाँ नजर आती है। क्या हो रहा है भारत में, क्या हो रहा है मोदी सरकार के नाक के नीचे? अब्दुल्ला शाद की रिपोर्ट है, इससे मुताल्लिक आपको दिखाते हैं। आरएसएस के भारत में मुसलमानों का कोई पुरसाने हाल नहीं। बीजेपी रहनुमा बयानात दे रहे हैं कि मोदी के हिंदू मुल्क में मुसलमानों, मसीहियों, सिखों व दीगर अक़लियतों के लिए कोई जगह नहीं। मोदी की फस्ताई हुकूमत ने कुरून वुस्ता के शाही खानदान के उन्वान से दिल्ली में जारी नुमाइश से मुगल, लोधी व दीगर मुस्लिम शाही घरानों का जिक्र निकाल दिया है। यह नुमाइश भारतीय वजारत तलीम के तहत जारी है। नुमाइश से मुस्लिम तारीख खारिज करने पर भारतीय वजीर मुमलिकत बराए तलीम राजकुमार रंजन सिंह ने कहा कि मुस्लिम और ईसाई भारत में बाहर से आए हैं, इसलिए इन्हें भारतीय तारीख में शामिल नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के इंतहा पसंद वजीर आला योगी आदित्यनाथ उर्फ बिल्डोजर बाबा ने कहा है कि हिंदू धर्म ही भारत का सरकारी मजहब है। राजस्थान के मंदिर में खिताब करते उन्होंने कहा कि हम भारत को जल्द हिंदू रियासत करार देंगे। हिंदू रियासत का क़याम ही हमारा मिशन है। हम सबको अपने दैनिक जीवन में भी इस भाव को अंगीकार करना होगा। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है।
मोदी के भारत में मुस्लिम मकामात के नाम तब्दील करने का सिलसिला भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। उत्तर प्रदेश के शहरों फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, अलीगढ़, शाहजहांपुर, सुल्तानपुर और बदायूं का नाम तब्दील करने की तैयारियां हतमी मराहिल में हैं। देवबंद का नाम तब्दील करके देवरिंद करने की तजवीज़ भी दी गई है। यूपी में पहले ही इलाहाबाद, फैजाबाद और मुगल सराय जंक्शन का नाम तब्दील किया जा चुका है। भारतीय मुसलमान दुहाई दे रहे हैं कि आलमी बरादरी उनकी हालत ज़ार पर तवज्जो दे। आखिर कब तक वो मोदी हुकूमत के मजालिम सहते रहेंगे? अब्दुल्ला शाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे नाजरीन, ब्रेक से वापस आएंगे एक दीगर मेहमानों और मौजूआत के साथ। रहिए पीटीवी के साथ। अक्सर माँ बाप की शिकायत है कि उनके बच्चे नए जमाने की टेक्नोलॉजी में खोए रहते हैं। मैं इन्हें एक बात कहता हूँ, ये जहाँ खोए हैं पाएंगे भी वहीं से ये। मैं और बहुत सारी मेरी जैसी माएँ मेक श्योर करती हैं कि हम बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम गुजारें। नाजरीन, आज से 2 दिन पहले पेशावर में एक ऐसा सानहा हुआ जिसके ज़ख्म अभी ताज़ा हैं। मलबे के ढेर को उठाने का सिलसिला भी जारी है और मलबे के ढेर से लाशें भी निकल रही हैं। शोहदा की तादाद 90 से तजावुज़ कर चुकी है। बहुत सी कीमती इंसानी जानें ज़ाया हुई, बहुत से लोग शहीद हुए। ज़ख्मियों की तादाद बहुत ज़्यादा है जो अभी तक अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं। ये ऐसा दुख है जिसको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। दहशतगर्दी के फरीद को ख़त्म करने के लिए हमने बारहा कहा कि हम सबको मुत्तहिद होना है, हर इंडिविजुअल को, हर शहरी को अपना किरदार अदा करना है, लेकिन अपने मकसद में कामयाब होने के लिए हमें उन काली भेड़ों का खात्मा करना होगा जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, जो हमारे जैसे गली महल्लों मकानों में किराए पे घर लेके रहते हैं, किन कार्रवाइयों में मसरूफ़ होते हैं, पड़ोसियों को खबर नहीं होती, पुलिस तक रिपोर्ट्स नहीं पहुँच पाती। जब हम अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते तो फिर ऐसे वाक़यात रोनुमा होते हैं। जाहिर है जिस दहशतगर्द ने हमला किया वो कहीं तो रहा होगा, कोई तो सहूलतकार रहा होगा उसका, और किसी तरह वो उस मस्जिद में पहुंचा होगा जहां पर पुलिस लाइन्स में, जामिया मस्जिद में उसने क्या किया कि वो नमाज का वक्त था जब 400 लोग वहां पे नमाज पढ़ रहे थे और पहली सफ में मौजूद हमलावर ने खुद धमाके से उड़ा दिया। उस धमाके के बाद वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इसके अलावा वफाकी वज़रा, पूरी टीम पहुंची, उन लोगों से इजहार हमदर्दी किया जो लोग ज़ख्मी थे, उन लोगों से इजहार ताज़ियत किया जिनके प्यारे शहीद हो गए। लेकिन ये वक्त इत्तेहाद का है। तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद होने की ज़रूरत है और वो लोग जो इस वक्त एहतजाज की सियासत कर रहे हैं उनको भी एक प्लेटफॉर्म पर आने की ज़रूरत है ताकि जिनके प्यारे चले गए उनके दुखों का मदावा हो सके, उनके ज़ख्मों पर मरहम रखा जा सके।
उनके सर पर दस्ते शफकत रखा जा सके, वो लोग जिस वक्त तकलीफ में हैं उनके दुख का मदावा हो। ये वो डिटेल्स थी जो मैंने शेयर की, जो आज से 2 दिन पहले से हालात चल रहे हैं। अभी तक जख्मियों को रेस्क्यू करने का सिलसिला जारी है। अभी क्या सूरत हाल है शोएब, इस पे एक रिपोर्ट देख लेते हैं कि अभी तक कितने लोग जो शहीद हुए उनकी डेड बॉडीज़ निकाली जा चुकी हैं और कितने लोग जो ज़ख्मी हुए उनको अस्पताल पहुंचाया जा सका है, इन्वेस्टिगेशंस कहाँ तक पहुंची और अभी सूरत हाल क्या है। पेशावर में गुज़िश्ता रोज पुलिस लाइन्स मस्जिद धमाके के दिलखराश वाक़े के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। खैबर पुख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला मोहम्मद आज़म खान ने पुलिस लाइन्स का दौरा किया। निगरान वज़ीर आला को इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मुअज़्ज़म जा अंसारी ने ब्रीफिंग दी। इस मौके पर पुलिस जवानों से खिताब और ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए निगरान वज़ीर आला ने कहा कि इस अंदोहनाक वाक़े ने पूरी कौम को सदमे से दो चार किया है। उन्होंने कहा कि खैबर पुख्तूनख्वा पुलिस ने बड़ी जवानमर्दी से दहशतगर्दी का मुकाबला किया है और इस तरह के वाकयात से पुलिस फोर्स का मोराल पस्त नहीं होगा। उन्होंने कहा कि शोहदा के लवाहिकीन और जख्मियों को मुआवजे की अदायगी के लिए समरी तैयार है, अदायगी जल्द ही कर दी जाएगी। पसमानदगान को सब्र दे, इंशाअल्लाह हमारे सूबे की तरफ से आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि आपकी जैसी फोर्स को जो मैं समझता हूँ कि गाजी हैं और जो शहीद हो गए वो शहीद हैं, उनको हम पूरी सपोर्ट देंगे। खैबर पुख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला मोहम्मद आज़म खान की मौजूदगी में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मुअज़्ज़म जा अंसारी ने पुलिस लाइन्स पेशावर में खुदकुश धमाके से मुतल्लिक बताया कि धमाके में मुलविस तमाम किरदारों का तयन करेंगे। उन्होंने कहा कि धमाके में 10 से 12 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। सिक्योरिटी लैब्स की भी तहकीकात की जा रही है। इंक्वायरी कमेटी मैंने CCPO पेशावर की सरबराही में अलग से बनाई है जो कि इसकी तहकीकात करेगी कि ये अगर तलाशी का अमल एक जगह से ज़्यादा 2, 3, 4 जगह पे होना चाहिए था तो क्यों इस तरह से मुमकिन हुआ कि एक आदमी जो कि बाद में अपने आप को उड़ा लेता है वो दाखिल हुआ। तहकीकात करके हम इस बात को बिल्कुल क्लियर करेंगे कि ये जो खुदकुश हमलावर था इसके सहूलतकार कौन थे, फैसिलिटेटर्स कौन थे, कहां से ये आया, किस तरीके से बारूदी मवाद अंदर तक पहुंचा सका। लीडरिंग अस्पताल में इस वक्त 53 जख्मी जेर इलाज है, जिनमें 7 की हालत तशवीशनाक है। बाकी जख्मियों को इब्तिदाई इमदाद के बाद घरों को भिजवाया जा चुका है। दूसरे रोज भी शहीद होने वाले अफराद की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स पेशावर में अदा की गई। नमाज जनाजा में गवर्नर खैबर पुख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली और दीगर सरकारी हुकाम ने शिरकत की। इस मौके पर गवर्नर ने शोहदा के दर्जात की बुलंदी और पसमंदगान के लिए सब्र जमील की दुआ की। पेशावर समेत पूरे सूबे की फिजा सोगवार रही। निगरान वज़ीर आला खैबर पुख्तूनख्वा ने पेशावर बम धमाके और तांदा डैम कोहाट के अफसोसनाक वाक़े पर एक रोजा शोक का ऐलान किया था, जिस पर पूरे सूबे में इमारतों पर कौमी परचम सरनगू रहा। ये बात पेशावर की थी, ये बात पाकिस्तान की है, ये बात दहशतगर्दी की है और इसीलिए हमने ये सोचा है कि हम सुबह पाकिस्तान में डेली बेसिस पर एक ऐसा मौजू चुनेंगे जिसमें बात हम तालीम की करेंगे। याद है आपको APS का सानहा, जिसके बाद हम सब ने एक ज़बान होकर क्या कहा था, हमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। तालीम से कैसे इस अफरियत से हम जान छुड़ा सकते हैं, तालीम का रोल कितना अहम है, हमारे इदारों का रोल कितना अहम है, वो स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, कितना अहम रोल हो जाता है कि हम लिटरेसी रेट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। यानी जब हम तालीम की बात करते हैं तो स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो या कोई ऐसा इदारा हो, वहाँ पर सिर्फ स्किल की बात ना हो, सिर्फ डिग्री की बात ना हो, सिर्फ उस्ताद की और शागिर्द की बात ना हो, बल्कि ऐसी तरबियत का निज़ाम हो कि वो सिर्फ उस शागिर्द की तरबियत ना हो, बल्कि जो उसको सिखाया जा रहा है वो इसी तरह से आम होता चला जाए सोसाइटी में। हमें इस पर काम करने की ज़रूरत है और कैसे यूनिवर्सिटी का माहौल, कैसे तालीम का निज़ाम, कैसे हमारा करिकुलम, कैसे हमारा उस्ताद इस ज़िमन में काम कर सकता है, आज हम इस मौजू पर बात करेंगे और डेली बेसिस पर करेंगे। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ से मुतालिक हम बात करेंगे कि वहाँ पर करिकुलम के अलावा ये डिग्री, ये मार्क्स, ये ग्रेड्स, ये GPS के अलावा क्या हो रहा है, स्किल्स के अलावा क्या बात हो रही है, तरबियत किस अंदाज से हो रही है, नौजवानों को किस अंदाज से सिखाया बताया जा रहा है, क्योंकि इन नौजवानों ने लीड करना है पाकिस्तान को। तो आज इसी मौजू पर बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है वाइस चांसलर नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, आप कैसे हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल ठीक ठाक सर। यही हमारी कोशिश है कि आज से हम आपके साथ इसका आगाज़ कर रहे हैं और इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में बहुत से और यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स को हम मदऊ करेंगे। सर, जानना चाहते हैं आपसे कि जिस तरह हम देखते हैं हमारा तालीम का निज़ाम ज़ाहिर है उसमें हमें चीज़ें अब नए तौर पर इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत है। मैं सिर्फ बात दहशतगर्दी की नहीं करना चाहता, मैं बात एट ए लार्जर पर्सपेक्टिव टॉलरेंस की करना चाहता हूँ। हमारे नौजवान इमोशनली रोबस्ट हों, हमारे नौजवानों को पता हो कि टॉलरेंस क्या है, हमारे नौजवानों को पता हो कि डिबेट कैसे करनी है, हमारे नौजवानों को पता हो कि सोशल मीडिया हो या कोई और मीडियम में वहाँ पर अपनी बात किस इफेक्टिव अंदाज से पेश करनी है। इसके लिए यूनिवर्सिटीज़ में क्या हो रहा है सर? बहुत मेहरबानी जी। सबसे पहली बात तो ये है कि इस पेशावर के वाक़े पर जो अंदोनाक वाक़या हुआ है, इस पर जितना भी अफसोस किया जाए वो कम है। जो जानें चली गई हैं वो कभी वापस नहीं आ सकेंगी, जो है ना शहीद हो गए अपना, और जो लोग इस वक्त ज़ख्मी हैं उनके ज़ख्म ये नहीं कि वो हमेशा के लिए जो है ना वो ऐसे ही रहेंगे, वो डर में खौफ में ये सारे का सारा मसला उनके साथ चलता रहेगा। लेकिन मैं आपने ही जो बात की जो है ना, मैं उसी को दोहराना चाहूँगा, और इस सारे मसाइल का मेरे ख़्याल में हल भी इसी में है कि हमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। जब तक हम ये जो है ना तालीम बेसिकली ये है कि अगर मैं अपनी माशरती अक़दार की बात करूं तो ये हमारा एक बहुत बड़ा फेलियर है, क्योंकि हमारा मुल्क एक इस्लामी मुल्क है, हम सब मुसलमान हैं, और मुसलमान की तारीफ़ ये है कि मुसलमान वो है जिसके ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। तो हमने ये देखा कि मोस्टली, और मेरे ख़्याल में इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल आता है कि इनको भी साथ इसमें आपने बड़ा अच्छा किया, ये प्रोग्राम शुरू कर दिया है कि क्या हम डेली बेसिस पर हम ये देखते हैं कि हमारा मीडिया, हमारे इदारे, क्या उनमें इस चीज़ पर जो आना है कि किसी से अगर कोई गलती हुई है तो वो उसको एक्सेप्ट करता है, सॉरी का एलिमेंट है या नहीं है। और ये जो बच्चे होते हैं जो है ना, और ख़ास तौर पर आपने तालीम के बेसिकली जो है ना बारे में जो है ना कि हाउ दिस कुड बी लिंक्ड, कि हम किस तरीके से अपनी एजुकेशनल वैल्यूज़ को बेहतर करके इसको कर सकते हैं। जी, इसका हल ही यही है कि हम ऐसी तालीम लेके आएँ जो बच्चों में, या वो नौजवान जो आके अपने आप को ब्लास्ट कर देते हैं, उनमें ऐसी रेजिलिएंट कायम कर दे कि वो अगर उनको जो नेगेटिव ग्रुप हैं उनको यूटिलाइज भी करने की कोशिश करें तो उनसे वो यूटिलाइज ना हों। और इसमें मेरे ख्याल में हमें एज ए नेशन एवरीबॉडी, हम इस वक्त जो है ना, ये मेरे ख्याल में दिस इज़ द टाइम कि हम सारे यूनाइटेड होकर, तालीमी इदारे हों, मुआशरा हो, गवर्नमेंट हो, पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन हो, हम सब ने इस चीज़ पर सोचना है कि हम ऐसे हालात से कैसे निकल सकते हैं। अच्छा, इसमें फिर मैं थोड़ा सा, अगर आप मुझे इजाज़त दें, तो तालीम का मकसद क्या होता है हमारी ये नेशनल स्केल यूनिवर्सिटी में, क्योंकि आपने ये भी फरमाया कि हमने यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करनी है कि यूनिवर्सिटीज़ क्या सिखाती हैं। यूनिवर्सिटीज़ का बेसिकली काम ये है कि एक जो नौजवान आता है उसकी कॉग्निटिव एम्पावरमेंट करें, उसको ज़हनी तौर पर मजबूत बनाएं कि अगर नेगेटिव फोर्सेस उसको आती हैं तो उसको पता होना चाहिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। और उसके साथ दूसरी बात जो आ जाती है कि उनका सोशल और बिहेवियर एस्पेक्ट को उसको देखें। और तीसरी बात जो सबसे अहम होती है कि वो है कि वो जॉब रेडी स्किल या एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स, कि उस जगह पर जाकर वो नौजवान जो है ना क्या काम कर सकता है। और यकीन मानिए जी, अगर हम हर बच्चे को ये एम्पावर कर दें तो हमारा मुआशरा जो है ना एक बहुत ही हेल्दी मुआशरा बन जाएगा। और पाकिस्तान दुनिया का खुशकिस्मत तरीन मुल्क है कि इस वक्त हमारे पास सबसे ज़्यादा नौजवान नस्ल है और इन्होंने ही इस मुल्क को आगे ड्राइव करना है। तो इनकी हमें एम्पावरमेंट चाहिए थ्रू एजुकेशन, और यूनिवर्सिटीज़ को, तालीमी इदारों को, स्कूल्स को, हर एक को अपना रोल प्ले करना होगा।
नो डाउट सर, पाकिस्तान खुशकिस्मत मुल्क है, वसाइल से माला माल है, नौजवान आबादी बहुत ज़्यादा है। एक बड़ा अहम नुक्ता सर, मैं चाहती हूँ इस पर आप थोड़ा सा डिटेल में कमेंट करें कि दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना, हमारा दुश्मन कौन है? हमारे अंदर ही मौजूद है, वो कलमा भी पढ़ता है, वो मस्जिदों में भी जाता है, वो रिलीजियस प्रैक्टिसेस भी पूरी करता है। हम कैसे उस दुश्मन को आइडेंटिफाई करें? हमें उसको पढ़ाना तो है, लेकिन वो माइंडसेट हमारे सामने कैसे आएगा? अनलेस वो कोई ना कोई कार्रवाई ना कर दे, हम उनको पहचान नहीं पाते। ये आई थिंक जिसे हम कहते हैं कि दिस इज़ ए $1 मिलियन क्वेश्चन, और इसी में ही हमारे, जब हम इन चीज़ों पर डिबेट शुरू करेंगे, क्योंकि मैं तो हूँ जी बायोटेक्नोलॉजिस्ट, और इसके लिए अच्छी बात होगी कि मेरे कलीग्स जब नेक्स्ट प्रोग्राम में आएंगे, वो जो सोशल वैल्यूज़ को देखते हैं, बिहेवियर्स को देखते हैं, दे माइट बी एबल टू कमेंट बेटर। लेकिन इसमें मेरे ख्याल में जो सबसे अहम बात है कि हमारा दुश्मन कौन है, अगर इस पर हम देखते हैं जो है ना, तो हमें अपने निज़ाम को देखना होगा कि हमारा सिस्टम किस तरीके से जो है ना, हमारे ये जो बच्चे होते हैं, ये वाई दे गो ओवर देयर, इस पर सबसे ज़्यादा जो है ना हमें देखना है कि हमारे ये जो बेसिकली अपने आके बच्चे आके अपने आप को ब्लास्ट करते हैं, यंग हैं, ओल्ड हैं, हूसोएवर दैट वन इज, कि इनकी रीज़न क्या है। वी वुड हैव टू डू ए वेरी गुड, इसको साइंटिफिक वे में देखना पड़ेगा, और फिर इनको जो है ना, जो है हमें कि हाउ वी कैन कंट्रोल दिस वन। और एक जो सबसे ज़्यादा जो है ना, वो हमारा दुश्मन जो है ना, हमारी ईगोज़ हैं, कि हम जो है ना, हाउ वी एक्सेप्ट द डिफरेंसेस, कि हम जो है ना डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करें, क्रिएट यूनिटी। और इसमें मैं अपनी एक एग्जांपल कोट करना चाहूँगा कि मैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का वाइस चांसलर रहा, तो उधर हमें बहुत सारे चैलेंजेस थे, लेकिन एक जो चैलेंजेस था वो रिलीजियस इशू का था कि डिफरेंट ग्रुप्स दे यूज टू लाइक वो हमेशा एक दूसरे के साथ जो है ना इश्यूज रखते थे। सो व्हाट वी डिड, आई इन्वॉल्व द कम्युनिटी, यूनिवर्सिटी और कम्युनिटी ने मिलकर जो है ना इंटरफेथ हारमोनी एक ग्रुप बनाया, जिसमें हर मकतबा फ़िक्र के लोग मिलकर बैठा करते थे, सोसाइटी भी बैठा करती थी, कॉमन पीपल यूज टू कम ओवर देयर, और इसके बारे में डिबेट होती थी, डिस्कशंस होती थी, किसी के मसाइल्स हैं दैट यूज टू गेट रिजॉल्व। और एक जो चीज़ उसमें हम इनकरेज किया करते थे कि अगर कोई गलत काम कर रहा है, कोई गलती पर है, तो उसमें ये एक करेज जो है ना, एक पावर हम डेवलप करते थे कि उसको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं गलती कर रहा हूँ तो मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए, एंड आई ट्राई टू डू द थिंग्स बेटर। सो दैट्स आई बिलीव इन कि हम अगर जो है ना, आई थिंक डेफिनेटली द पीपल नीड टू बी आइडेंटिफाइड जो इसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन हाउ वी कैन मेक ए बेटर सोसाइटी, तो उसके लिए हमें जो है ना ओवरऑल इसी कॉन्सेप्ट को साथ लेके जाना पड़ेगा कि हमें जो हमारे दुश्मन हैं उनके बच्चों को भी इतना रेजिलिएंट बना देना है कि वो भी ये ना सोचें कि कभी हमने जाके जो नेगेटिव काम करना है। बिल्कुल ठीक है, ये बहुत अहम है। सर, इसके साथ साथ क्या आपको लगता है कि सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ ही नहीं, हमें स्कूल और कॉलेज, इवन मदरसे, जहाँ जहाँ पर बच्चे जा रहे हैं पढ़ने के लिए, और अगर बच्चे कहीं पढ़ने नहीं जा रहे, वो सिर्फ और सिर्फ किसी स्किल के लिए जा रहे हैं, वो शायद सिर्फ किसी कोर्स करने के लिए जा रहे होंगे, बिकॉज आजकल हम देखते हैं कि नया दौर है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, लोग डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जाते हैं, और तालीम से ज़्यादा वो स्किल की तरफ चले जाते हैं। और वहाँ पर भी ठीक है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इज़ वन सच थिंग जिसकी वजह से चेंज आता है, लेकिन जो नज़रियाती एक तरबियत है वो कैसे होगी, और क्या वो हो रही है या उसकी कमी लगती है आपको? मेरे ख्याल में ऐसे वाक़यात जब रूनमा होते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो कमी है ना कहीं तो सिस्टम में डेफिसिट है, जिसकी वजह से 100 से ज़्यादा जानें चली गई हैं और बहुत सारे लोग ज़ख्मी हैं। तो इसके लिए हमें जो है ना बेसिकली इसको ग्रास रूट से लेके आना होगा, इसमें कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा, और उसके साथ साथ जो उस्ताज़ा कराम हैं, जो बेसिक, सबसे पहले तो लेट मी शेयर विद यू के जो पहली जो दरसगाह होती है ना, वो घर होता है, माँ और बाप होते हैं। तो हमारे अगर मैं आपको बताऊं कि माई एथिकल, मॉरल, सोशल ट्रेनिंग जो है ना, क्योंकि देयर यूज्ड टू बी गुड टाइम
कि उस वक्त हुई है जब माँ बाप एक फैमिली यूनिट यूनाइटेड होता था और बच्चे को हमेशा जो है ना अच्छी बातें सिखाई जाती थी। और उस वक्त क्योंकि मेरा ताल्लुक बहावलपुर से है, मुझे याद है कि अब आप मीडिया में देखें, डेली आपको लग रहा होता है कहीं पे लड़ाई हो गई, कहीं पे झगड़ा हो गया। तो उस वक्त जो है ना वो दो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि जब काली आंधी आती थी तो लोग कहते थे कि आज जो है ना मुल्क में शायद इंसाफ नहीं हुआ जिसकी वजह से ये काली आंधी आई है, और अगर रेड कलर की उसमें होते थे तो कहते थे कि आज किसी को नाहक कत्ल कर दिया गया है। और लोग बैठकर दुआएं मांगते थे, कुरान पाक की तिलावत करते थे। दे यूज्ड टू गो टू रिलीजियस वैल्यू, जो इस्लामिक और कल्चरल वैल्यूज हैं उसकी तरफ जाते थे। तो आज के जो हमारे उस्ताद कराम हैं, मेरे ख्याल में बेसिक लेवल पर वो बच्चे जिनको ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, हमें अपने उस्ताद कराम को भी उनको जो है ना एक उनकी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। हमें अपने मुल्क में पॉलिसीज़ जो है ना ऐसी बनानी चाहिए जो ये कोऑर्डिनेशन, रेस्पेक्ट, ऑनर फॉर द सोसाइटी, रेस्पेक्ट फॉर लाइफ, ये इस्लाम में भी है। और यूनेस्को ने हमारे मेरे ख्याल में 2015 में इस पर एक स्पेसिफिक जो है ना डायलॉग भी हुए और इस पर डिसाइड हुआ कि कैसे जो है ना, ये पाकिस्तान में नहीं हो रहा, ये दुनिया के और ममालिक में भी ये इश्यूज हैं। जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उधर भी एक आदमी आता है, वो गन से 10-15 लोगों को गन डाउन कर देता है। तो इस पर जो है ना आई थिंक नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पर सबको मिलकर इस पर काम करने की ज़रूरत है। अच्छा सर, ये तो आपने बड़ी अच्छी बात कही कि पहली दरसगाह जो है वो अपना घर होती है। उसके बाद जब इंसान ज़ाहिर है माशरे में इंटरेक्ट करता है मुख्तलिफ लोगों के साथ, मुख्तलिफ बिहेवियर्स को रीड भी करता है, उनसे सीखता भी है, अच्छी चीज़ें भी बुरी चीज़ें भी, और फिर अकॉर्डिंगली वो चीज़ों को अडॉप्ट कर लेता है। क्या हम अपने बच्चों को ये सिखा पाए हैं या सिखा सकते हैं कि वो लोग जिनको हम कहते हैं पीपल विद अदर व्यू, उनका एहतराम करना है, उनकी राय का एहतराम करना है, उनकी बात हौसले से सुननी है, अपनी बात दलील से करनी है। जैसे आप माशाल्लाह स्किल्स यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सी स्किल्स देते हैं बच्चों को, क्या कोई ऐसा प्लान आपका है कि स्किल्स के साथ साथ इट्स अ स्किल कि बच्चों को ये भी सिखाएं कि आपने दूसरों की राय को हौसले से सुनना है, अपने अंदर टॉलरेंस पैदा करनी है और फिर उसका एहतराम भी करना है। अगर उसकी राय मुख्तलिफ है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो बुरा इंसान है। मेरी यूनिवर्सिटी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हम इस चीज़ पर स्पेसिफिक तवज्जो देते हैं क्योंकि हमारे यहाँ डिफरेंट स्किल्स सिखाई जाती हैं, लेकिन उसके साथ साथ जनरल एजुकेशन जो है ना वो सबसे ज़्यादा पावरफुल कंपोनेंट है। जैसे हम अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि इधर आप अगर जा रहे हैं, इफ़ यू आर वॉकिंग इन द हॉलवे, सो यू जस्ट से ग्रीटिंग अस्सलाम वालेकुम विद स्माइलिंग फेस, ताकि जो है ना आई मीन जो आपके साथ सामने है उसको रेस्पेक्ट फील हो, ऑनर फील हो। और उसके साथ साथ देखिए स्किल्स देना दैट इज़ फाइन, लेकिन जब तक हम बच्चे की जो है ना उसका सोशल और बिहेवियर इतना अच्छा कर दें कि ताकि वो जाके जहाँ भी मुआशरे में जाए जो है ना वो बाइज्जत रोज़गार भी कमाए और मुआशरे में अच्छाई भी फैलाए। सो दैट्स व्हाट वी डू इट। हमारा बेसिकली आप यू कैन से इट कि 30% टाइम बच्चों पर इसी चीज़ पर इन्वेस्ट होता है कि वो क्या ज़हनी तौर पर अच्छा सोच रहे हैं। और उसमें मैं आपको एक हमारे स्पेसिफिक जो है ना जो राइटिंग के होते हैं कि बच्चे क्या सोच रहे हैं। अगर एक बच्चा लेट से कि हमारे यहाँ मोबाइल रिपेयर सीख रहा है तो हम उसको ऐसे देते हैं कि व्हाट यू वांट टू बी, आप सोसाइटी के बारे में क्या सोचते हैं, अपने मुल्क के बारे में क्या सोचते हैं, और फिर उनको क्रिटिक और उनके साथ जो है ना जो उनका अदब, एहतराम, ये सारी चीज़ें जो है ना वी डीपली कंसीडर, ताकि एक बच्चा जो है ना चाहे वो 6 महीने के लिए आता है या वो 4 साल के लिए आता है, जब वो इस दरसगाह से निकले तो वो एक बहुत अच्छा रिफॉर्मर हो। बिल्कुल ठीक है। और सर इसके साथ साथ हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि जब बात हम करते हैं बच्चों की तरबियत की, उसके साथ साथ हमने इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात भी की है, जो कि ज़ाहिर है एक अच्छा टूल होता है सोसाइटी से सेंस ऑफ डिप्रीविएशन को ख़त्म करने के लिए। लेकिन सर ये जो सेंस ऑफ डिप्रीविएशन है वो किसी भी जगह पर हो सकता है, किसी गाँव देहात में हो सकता है, यानी ज़्यादा स्केल पर भी हो सकता है, इंडिविजुअल लेवल पर भी हो सकता है।
और ज़ाहिर है वो हम देखते हैं कि चीज़ें फिर मिसयूज़ होती हैं, वो लोग मिसयूज़ होते हैं, उनको मिसयूज़ करना आसान होता है। उस तनाजुर में काम करने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है हमें? जी, हमें बहुत ही मेजर एफर्ट्स ही हमें इसी चीज़ पर करनी है कि हमारा ये जो एसेट है, ये जो यूथ है, मेरे ख्याल में आपका क्वेश्चन इसी डायरेक्शन में है कि वो गलत हाथों में ना जा पाए। बिल्कुल। अगर समथिंग रॉन्ग कम्स टू देम तो उसको इतना रिजिलियंट बना देना चाहिए कि उस बच्चे को पता होना चाहिए कि अगर मैं उस डायरेक्शन में जा रहा हूं तो ऐसे है जैसे कुएं में छलांग लगाने वाली बात है। तो ये आई थिंक कि हमारे स्कूल्स, हमारा मुआशरा, हमारी सोसाइटी और ये जो इंसिडेंट हुआ है मस्जिद में हुआ है, मेरे ख्याल में मॉस्क कैन बी गुड रिफॉर्मिंग सेंटर जो है ना, जहाँ से हमारी रिलीजियस कम्युनिटी, रिलीजियस स्कॉलर दे कैन गेट इन्वॉल्व विद दिस वन, क्योंकि उनका कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है एंड दे ऑल शुड स्टैंड अप। और हम सब मिलकर पाकिस्तान को एक, क्योंकि हमारा मुल्क ही ऐसा है, इट्स इन द नेम ऑफ इस्लाम, ये इसमें जो है ना हमेशा अमन होना चाहिए, सुकून होना चाहिए। और हमें तो जो है ना जो इंटरनेशनल थिंकिंग होती हैं उस पर जाना ही नहीं चाहिए। हमारा रिलीजन इट्स ए कम्पैक्ट एक ऐसे मुआशरे के बारे में बता देता है कि जहाँ पे अमन सुकून हो, रिस्पेक्ट हो एंड एवरीबॉडी एंजॉय बेटर लाइफ। बिल्कुल ठीक है, ये बहुत अहम पॉइंट है। सर बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे और इस अहम मौजू पर आज पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ के साथ गुफ्तगू कर रहे थे। और यही हमारी कोशिश है कि हम मुख्तलिफ डायमेंशंस में इस डिबेट को लेकर चलेंगे आइंदा आने वाले दिनों में, ताकि हम जो बात करें ना कि तालीम के ज़रिए, तरबियत के ज़रिए, आगाही के ज़रिए, नज़रियाती फ़िक्री तरबियत के ज़रिए हम अपने नौजवानों को, जो कि ज़ाहिर है पाकिस्तान का पोटेंशल है, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हम देखते हैं कि जो परसेंटेज है वो हमारी यूथ की है और उसी पर हमें ज़्यादा फोकस भी करना है। द अनटैप्ड यूथ, इसको टैप करना है, एक दुरुस्त डायमेंशन में करना है। जो रास्ता गलत है, जिसको नहीं पता, जो गलत रास्ते पर चल निकला या यूज़ हो जाता है या अदर मिस यूज़ हो जाता है, उसको हमने बचाना है। और उसकी वजह से हम जब चेन ब्रेक करेंगे तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। नाज़रीन, बढ़ते हैं आगे अगले मौजू की तरफ। और जब अगले मौजू की हम बात करेंगे तो एक ऐसी शख्सियत साथ मौजूद हैं हमारे जिन्होंने 2013 में किया ACCA और उसके बाद इन्होंने BS किया ऑक्सफोर्ड बुक्स यूनिवर्सिटी UK से। ट्रांसजेंडर हैं ये, सना खान, और मुख्तलिफ सेक्टर्स में 10 साल से खदमात सर अंजाम दे रही हैं। और इसके अलावा ट्रांसजेंडर राइट्स कंसल्टेंट्स पाकिस्तान में बतौर फाइनेंस मैनेजर भी काम कर रही हैं। इसके अलावा एज अ फ्रीलांसर अपनी सर्विसेज देती हैं। तो हम उनको आज बुलाने का मकसद ये है कि रिसेंटली उन्हें सिडनी ऑस्ट्रेलिया में इंसानी हकूक़ की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस में मदऊ किया गया है। बहुत ऑनर की बात है। और आपने कॉन्फ्रेंस का तो जिक्र कर दिया। जिस कॉन्फ्रेंस की आप बात करें उसमें पाकिस्तान से सिर्फ 2 अफराद को मुंतखब किया गया था, उनमें से एक सना खान है। सना खान हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, ज़बरदस्त। सबसे पहले तो ये बताएं कि फाइनेंस के शोबे का इंतखाब क्यों किया? फाइनेंस के शोबे का इंतखाब इस वजह से किया क्योंकि मुझे शुरू से ही नंबर से खेलना अच्छा लगता था। मैथमेटिक्स में बहुत इंटरेस्ट था, मैट्रिक में भी ऑलमोस्ट मेरे पूरे नंबर थे। ACCA इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, कैसे? इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट, बट ऑब्वियसली कुछ करके दिखाना था। एक जुनून था कि आई डोंट वांट टू बी अ टिपिकल ट्रांसजेंडर के जो रोड्स पे भीख मांगे, जो नाचे गाए, क्योंकि मैं एक रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन चाहती थी जिससे मैं एक अच्छे वे में अर्निंग कर सकूं, रिस्पेक्ट हासिल कर सकूं, सोसाइटी में नाम हासिल कर सकूं। सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसकी रही? मेरी मदर की। माशाल्लाह। थोड़ा बताएंगी अपनी अर्ली लाइफ, अर्ली एजुकेशन, चैलेंजेस क्या फेस किए, फिर ACCA का कर लेना और उसके बाद फिर आपका माशाल्लाह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तक पहुंच जाना, और उसके बाद अभी तो चलें आप माशाल्लाह प्रोफेशनल लाइफ में है, बट दैट अर्ली एजुकेशन, द चैलेंजेस यू हैव फेस्ड। देखें, बचपन में ऑब्वियसली आई वाज डिफरेंट, तो लाइक जो क्लासमेट्स थे और टीचर्स थे उनकी तरफ से एक नेगेटिव वाइब आती थी। समझ नहीं आता था कि लाइक ऐसा क्यों है, क्योंकि उस वक्त शऊर नहीं था, समझ नहीं आती थी कि ऐसा क्यों है। और उस वक्त ज़्यादा था नेगेटिविटी। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेसिकली उस वक्त एक बच्चे का ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, उसकी अंदर एक चीज़ें डेवलप हो रही होती हैं। तो उस वक्त जब बच्चे को सुप्रेस किया जाता है, इस तरह नेगेटिविटी में उसको घेरा जाता है, तो उसकी जो ब्रेन की डेवलपमेंट होती है बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। उसका जो पोटेंशियल होता है फ्यूचर में जाके कुछ करने का, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। एक नेगेटिव उसके अंदर एक चीज़ आ जाती है।
तो उसी तरह मेरे अंदर भी हुआ, लाइक मुझे काफ़ी इश्यूज फेस करने पड़े। लाइक जब मैं मैट्रिक में आई, मुझे मतलब आइडिया हुआ लाइक आई एम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो लाइक मैंने कुछ आर्टिकल्स पढ़े उस पर, गूगल की चीज़ें, एक दो साइकेट्रिस्ट से मिली, तो उन्होंने मुझे बताया कि इट्स नॉर्मल, यू डोंट बी पैनिक, आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, इट्स वेरी नॉर्मल। आप ख़ुद को नॉर्मल लेके चलें, आप अपनी चीज़ों को पॉजिटिवली लें, अपनी एजुकेशन पे फोकस करें। और मेरी मदर को बहुत ज़्यादा शौक था कि मैं आगे पढूं, मेरा अपना भी पैशन था। तो बस फिर लाइक मैट्रिक में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स थे और उसकी वजह से मुझे कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में एक 100% स्कॉलरशिप मिला। और उसके बाद फिर लाइक उस वक्त बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा था कैट का, ACCA का। तो मतलब मुझे वैसे भी इंटरेस्ट था नंबर्स वगैरह में, मैथमेटिक्स में, तो आई चूज़ दैट फील्ड। और मैंने सर्टिफाइड अकाउंटिंग टेक्नीशियन जो है वो 2010 में कंप्लीट किया। उसके बाद फिर जनवरी 2011 में मैंने ACCA स्टार्ट किया, 2013 में मैंने कंप्लीट किया। देन फिर ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी UK से मैंने BS ऑनर्स की डिग्री ली इन अप्लाइड अकाउंटिंग। उसके बाद फिर मैंने प्रोफेशनल करियर का स्टार्ट किया, लाइक प्रोफेशनल करियर। सॉरी बट ये डिग्री थी आपकी ऑनलाइन थी या आप गई थी? बेसिकली इट्स एन ऑनलाइन डिग्री, उसमें कुछ एग्जाम्स देने होते हैं, साइनॉप्सिस सबमिट करना होता है, तो उसके बाद आपको डिग्री जो है। तो उसके बाद जो है मतलब प्रोफेशनल लाइफ का स्टार्ट तो मैंने लाइक 2012 के एंड में ले लिया था। स्मूथ स्टार्ट था, you were done with the degree और आपको आराम से जॉब मिल गई, आपको लगा कि मुश्किल है? Obviously कुछ चीज़ें थी, एक किसी की सपोर्ट की ज़रूरत थी जो कि नहीं थी, क्योंकि मेरी मदर जो थी एक हाउसवाइफ थी, उनके कोई ऐसा कॉन्टेक्स्ट नहीं थे कि वो मुझे हेल्प आउट कर सकती हैं प्रोफेशनल लाइफ में। तो बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी। और फिर बीइंग अ ट्रांसजेंडर बहुत ज़्यादा लाइक बहुत मेहनत करनी पड़ी, लोगों के पीछे भागना पड़ा, लोगों की मिन्नतें करनी पड़ी कि एटलीस्ट मेरा करियर स्टार्ट हो। लेकिन आज माशाल्लाह आप उस मकाम पे हैं कि आपका जो ख्वाब था वो पूरा हुआ। मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी कि अर्ली एज में जब आपको पता चला यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, तो पेरेंट्स का रवैया कैसा रहा, घर में कैसे आपको ट्रीट किया जाता था? नॉर्मली यही होता है कि पेरेंट्स के रवैये बदल जाते हैं। इसका जवाब मैं लूँगी, लेकिन एक छोटे से न्यूज़ ब्रेक की तरफ बढ़ना है, वापस आते हैं और यहीं से कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही थी सना खान की अचीवमेंट्स से मुतालिक। पाकिस्तान की पहली ACCA ट्रांसजेंडर जिन्होंने माशाल्लाह से ना सिर्फ डिग्री ली बल्कि सर्व भी कर रही हैं डिफरेंट डोमेन्स में, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। सना, ब्रेक से पहले जहाँ से गुफ्तगू का सिलसिला टूटा था कि जब आपको पता चला यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, पेरेंट्स का रवैया कैसा था? मेरी मदर की बहुत सपोर्ट रही थी, मेरे फादर भी अच्छे थे। लाइक फिर मेरे फादर की डेथ बहुत जल्दी हो गई थी, तो उसके बाद फिर मेरी मदर ने ही जो है मतलब मेरी गार्डियन थी और उन्होंने मुझे हेल्प आउट किया, मुझे पुश किया पढ़ाई के लिए। कभी ऐसा मरहला आया कि रिश्तेदारों की, महल्ले वालों की, जानने वालों की बातों से तंग आके उन्होंने कहा हो कि पढ़ाई छोड़ दो या कोई और? बहुत दफ़ा ऐसा सुनना पड़ा था, क्योंकि एक्चुअली मेरे फादर की डेथ हो गई थी और फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत चल रहे थे फैमिली में। तो बहुत सी बातें सुनने को मिलती थी कि इसने पढ़ के क्या करना है, इसका पढ़ाई से क्या काम, इसे कहो कि कोई काम करे। तो मेरी मदर ने कहा कि नहीं, मैंने इसे पढ़ाना है, इसे एजुकेट करना है ताकि ये अपना नाम रोशन कर सके। तो मेरी मदर की हमेशा मेरे साथ सपोर्ट रही और बहुत उनका साथ रहा मेरे साथ। सिबलिंग्स भी हैं? हाँ जी, सिबलिंग्स हैं। ओके। और जब पेरेंट्स की बात आपने की, ज़रा फादर के आपके इंतकाल का भी जिक्र किया, वो ज़रा एक बड़ा टफ एक टाइम होता है आप पे, और आपने फिर भी चलें उसको जिस तरह आप आगे चलीं। स्कूल में और कॉलेज में वहाँ पर किस तरह के चैलेंजेस आपने, एक तो आपने आगाज़ में जिक्र किया कि ज़रा एक रवैया आपके क्लास फेलोज़ का, एक रवैया आपके उस्ताद का, एक रवैया हम जनरल पब्लिक का भी देखते हैं, जनरल सोसाइटी का भी देखते हैं, लेकिन उसको आपने कूप अप कैसे किया? उस वक्त कैसे आपने अपने आप को मजबूत किया? उस टाइम तो हिम्मत टूट जाती थी बातें सुन के, लाइक मतलब इतने अरसे से बर्दाश्त कर रही हूँ, अभी भी हिम्मत टूट जाती है। तो बस अकेले में बैठ के ख़ुद को हिम्मत देती हूँ, क्योंकि और कोई नहीं है जो हिम्मत दे सके। तो फिर ख़ुद
ही खुद का हौसला बढ़ाती हूँ कि नहीं आगे बढ़ना है, कुछ करना है। तो हमेशा से ही मतलब जब तक मदर थी तो उनकी सपोर्ट थी, उसके बाद लाइक अब खुद की सपोर्ट हूँ। और आपको जब दूसरे ट्रांसजेंडर से मुलाकात होती है जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, आपको देख के इंस्पायर होते हैं, आपसे सीखने की कोशिश करते हैं, सवाल करते हैं कि आपने कैसे पढ़ा? बिल्कुल, वो इंस्पायर होते हैं और वो कहते हैं कि हमें भी शौक़ है पढ़ने का। तो लाइक गवर्नमेंट जो है काफ़ी सपोर्ट भी कर रही है इस सिलसिले में। 1-2 स्कूल्स भी उन्होंने ओपन किए हैं स्पेसिफिकली ट्रांसजेंडर्स के लिए, और लाइक जॉब्स में भी अब कोटा आ रहा है, तो गवर्नमेंट की सपोर्ट भी है। तो खाली गवर्नमेंट की सपोर्ट काफ़ी हमारे लिए नहीं है, हमारी सोसाइटी की, हमारे इर्द गिर्द के लोगों की, हमारी फैमिली, स्पेशली हमारी फैमिली की सपोर्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर फैमिली सपोर्ट करती है और सोसाइटी सपोर्ट नहीं करी तो आपको बहुत हिम्मत मिलती है। तो बेसिकली लोगों का रवैया बदलने की ज़रूरत है, लोगों की सोच बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो अपना काम कर दिया और गवर्नमेंट स्टिल सपोर्ट कर रही है। सोच तो बदलनी है, इसमें कोई शक नहीं है। वो ज़ाहिर है एट ए लार्जर साइड अगर हम देखें तो सोसाइटी की सोच आपने बदलनी है। लेकिन अगर मैं सिर्फ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की बात करूं, ज़ाहिर है आपने तो अपने आप को मजबूत रखा, मदर ने सपोर्ट किया, आपने तालीम हासिल किया, प्रोफेशनल लाइफ में आ गई। बट जनरली अगर हम ट्रांसजेंडर्स को देखें, नो डाउट हालात बदले हैं, बट स्टिल हम ट्रांसजेंडर्स को जिन एक्टिविटीज़ के साथ हमने बिल्कुल क्लब कर दिया, और उन्होंने खुद को भी शायद वहीं तक महदूद रख लिया कि उन्हें कोई अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आई। इन ट्रांसजेंडर्स को ये बताना, इनको एजुकेट करना, इनकी आगाही के लिए आपने कुछ किया कि ये उस चीज़ से ज़रा बाहर निकलें? बिल्कुल, TRCP बेसिकली इस पे काम कर रहा है, काफ़ी अरसे से काम कर रहा है। मेरी जो मेंटोर हैं, मेरी जो टीचर हैं, जो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, मैडम नायाब अली, वो काफ़ी बहुत सपोर्टिव हैं और ट्रांसजेंडर्स के लिए वो काफ़ी अरसे से काम कर रही हैं। तो मेरी बेसिकली वो हेल्प करती हैं इन चीज़ों में कि हम ट्रांस के लिए किस तरह काम कर सकते हैं, उनकी बेहतरी के लिए किस तरह काम कर सकते हैं। तो अभी बेसिकली एक शेल्टर होम भी हमने बनाया हुआ है ट्रांस के लिए, जो बेसिकली घरों से निकल जाते हैं, घर वाले डिसऑन कर देते हैं। इसके अलावा कुरान स्कूल बनाया हुआ है ट्रांसजेंडर्स के लिए स्पेसिफिकली। तो उसके ऊपर भी काम किया जा रहा है। दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम पे भी जो है एक ज़ोर दिया जा रहा है। और डिफरेंट काउंसलिंग सेशंस होते रहते हैं, डिफरेंट कम्युनिटी अवेयरनेस सेशंस होते रहते हैं। लाइक अब जो हमारा काम है वो स्पेसिफिकली इस्लामाबाद में नहीं है, वो पंजाब में भी है, वो KPK में भी है। तो वही कम्युनिटी अवेयरनेस के थ्रू तो हम उन्हें एजुकेट कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें इंस्टीट्यूट्स जो हैं, टीचर्स जो हैं, बेसिकली उनको भी एक प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए, एक उनको सेंसिटाइज करना चाहिए। हमारे जो जहां हम काम करते हैं, हम जहां जाते हैं ऑफिस में, वर्क प्लेस पे भी लोगों को इतना एजुकेट, इतना सेंसिटाइज करना चाहिए कि वो हमें डील किस तरह कर सकें। वो अब लाइक NGO सेक्टर काफ़ी सेंसिटाइज्ड है। जब मैं उधर काम करती हूँ तो मुझे इश्यूज़ नहीं होते, लेकिन जब मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में मतलब काम करती हूँ तो वहाँ काफ़ी इश्यूज़ आई वुड लाइक टू नो वो इश्यूज़ क्या होते हैं। बिल्कुल, अगर आप मुझे बताएंगी, छोटी छोटी सी भी इंसिडेंट्स अगर आप शेयर करेंगे। हम इसलिए भी जानना चाह रहे हैं आपसे ताकि जो हमें सुन रहे हैं वो समझ पाएँ कि जब भी आप किसी ट्रांसजेंडर से आपने इंटरेक्ट करना है, कम्युनिकेट करना है, और उसकी मौजूदगी में आपके जो एक्ट्स हैं वो कैसे उसको तोड़ते हैं, वो नहीं करना है आपने, ये सीखना आपने है, तो प्लीज़ वो शेयर कीजिएगा। अभी रिसेंटली एक ऐसा था कि मेरे कॉलीग ने मुझे कॉल की, तो लाइक उन्होंने वो ज़रा कंफ्यूज हो गए क्योंकि मेरी वॉइस और मेरी अपीयरेंस में उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो उन्हें फिर मैंने गाइड किया कि आई एम ए ट्रांसजेंडर वुमेन और आई एम वर्किंग एज ए मैनेजर फाइनेंस। तो उन्होंने कहा कि आप कैसे इधर काम कर सकती हैं, लाइक आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। तो मैंने कहा आप ऐसा करें, HR से बात करें, क्योंकि मेरी हायरिंग उन्होंने की है। अगर मैं एलिजिबल ना होती तो शायद इस टाइम आपसे बात ना करी होती। तो खैर मैंने उस चीज़ को इतना इशू नहीं बनाया। इसके अलावा और काफ़ी इश्यूज़ बनते हैं। मैं लिंक्डइन पे अगर कुछ पोस्ट करूं तो लाइक उस चीज़ को बहुत
हाईलाइट किया जाता है कि आप इस तरह क्यों करती हैं। हालांकि मसलन ऐसी क्या पोस्ट होती है जिस पर आपको रिएक्शन ऐसा आता है? अभी रिसेंटली लिंक्डइन पे मैंने पोस्ट की थी एक जॉब ट्रांसफ़र की, और मैंने पार्लियामेंट हाउस में इनवाइटेड थी, तो वो पोस्ट की थी, तो उस पर काफ़ी इशू बना कि लाइक आपने क्यों पोस्ट किया। तो मतलब लिंक्डइन तो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, कंपनी इज समथिंग एल्स, वो हमारी पर्सनल लाइफ है, उसमें हम अपनी अचीवमेंट्स शेयर करते हैं, हम उस पर अपनी चीज़ें शेयर करते हैं, अपनी खुशी शेयर करते हैं। सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं है। बिल्कुल। अब लाइक ये देखें, जो मेरे मेल और फीमेल कॉलीग्स हैं वो हर वक्त पोस्ट कर रहे होते हैं कि मेरी ये प्रमोशन होगी या मेरा ट्रांसफ़र हो गया या मैंने जॉब स्विच की, तो किसी को मतलब इस तरह डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता। तो मुझे अभी रिसेंटली लाइक कल ही इस तरह का इशू का सामना करना पड़ा और मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई इस चीज़ से, और मैंने HR से भी बात की, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं बात करती हूँ। और बट माशाल्लाह यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने अपना पूरा करियर गुजारा। उसके बाद आज आप माशाल्लाह अच्छी जगह पे काम कर रही हैं और दूसरे बहुत से लोगों के लिए मिसाल हैं। नॉर्मली क्या होता है कि स्कूल जैसे आपने बताया कि मौजूद है, गवर्नमेंट काम कर रही है, लेकिन हर्डल कहाँ पे आती है अगर ख्वाजा सरा कम्युनिटी तालीम की तरफ नहीं आती, स्कूल्स में नहीं जाती? क्या इजी वे ऑफ अर्निंग है जो ऑलरेडी सोसाइटी में जो जिसका एक्सपोजर है जो हम देखते हैं, या इसके अलावा भी कोई हर्डल्स हैं जो उनको तालीम से रोकती हैं? बेसिकली हमें गदागरी पे जो है बैन करना चाहिए, क्योंकि वो बेसिकली बैगिंग करके काफ़ी अच्छा कमा लेते हैं। लाइक मैं कुछ को जानती हूँ, लाइक दे आर टोटली इलिटरेट, उनकी बिल्कुल एजुकेशन नहीं है, एंड दे आर अर्निंग फार मच बेटर देन मी। सिर्फ गदागरी से कितना कमा लेती होंगी? 1.5 से 2 लाख। रियली? या और कुछ लोग इस सोच के साथ भी उनको पैसे दे देते हैं। मेरे 1-2 करीबी जानने वालों ने भी समटाइम्स मुझे मोटिवेट किया कि क्योंकि इन लोगों को काम नहीं मिलता तो इनको मांगने में पैसे दे देने चाहिए। देखें, वो चीज़ भी बिल्कुल ठीक है, मैं उस चीज़ से डिनाई नहीं करती। लाइक अब मैं जो चीज़ें एक्सपीरियंस कर रही हूँ, हर पर्सन उतना स्ट्रांग नहीं होता, उनके नर्व्स इतने स्ट्रांग नहीं होते कि वो सबकी बातें बर्दाश्त कर सकें। जो चीज़ें मैंने स्कूल में, कॉलेज में बर्दाश्त की, वो हर किसी की बस की बात नहीं होती। बहुत कम लोग होते हैं जो मतलब वो चीज़ें बर्दाश्त करते हैं, उसको फेस करके आगे बढ़ते हैं। शायद ये एक बड़ा फैक्टर है तालीम से दूरी। बिल्कुल बिल्कुल, इसी वजह से जो है बहुत से ट्रांसजेंडर्स तालीम छोड़ जाते हैं, और फिर उसके बाद ऑब्वियसली जब तालीम नहीं होती तो जॉब्स भी नहीं मिलती। और कुछ ट्रांस ऐसे भी मैंने देखे हैं जो मतलब तालीम हासिल भी कर लेते हैं, लेकिन इसी डर से कि वो बातें ना सुन सकें वर्क प्लेस पे और डिफरेंट अपने कोलीग्स से, तो वो जॉब नहीं करते हैं। ठीक है सना, अपने पूरे इस करियर में और इवन बचपन में भी, तालीम के मैदान में भी, जो आपको रवैया बर्दाश्त करना पड़ा, इवन ऑन सोशल मीडिया, इवन आपने लिंक्डइन का भी जिक्र किया, एक ट्रांसजेंडर को इस माशरे में मर्दों से ज़्यादा मसाइल का सामना होता है या कि ख़वातीन से? मर्दों से ज़्यादा। ओके। क्योंकि इट्स अ मेल डोमिनेंट सोसाइटी, राइट। तो बेसिकली मेल ड्राइवन सोसाइटी है, मेल्स बेसिकली लीड ले रहे होते हैं मोस्टली चीज़ों में। इन्हें ख़वातीन के मामले में हम देखते हैं एक्सेप्टेंस है, बिल्कुल उनका रवैया आपसे मुख्तलिफ है और मर्दों का डिफरेंट है। आई कैन नॉट से 100% ओके कि 100% ख़वातीन एक्सेप्ट करती हैं, लेकिन मोस्टली ख़वातीन का रवैया बेहतर होता है, ठीक है, कंपैरेटिवली मर्दों के। राइट। लास्टली बस एक जानना चाहूँगा आपसे कि अब जो आप जा रही हैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया, इंसानी हकूक़ की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस में, व्हाट्स योर प्लान? वहाँ पर जाकर क्या करने वाली हैं आप? वहाँ पे जाके ऑब्वियसली मैं अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करूँगी, राइट। अपनी गवर्नमेंट के एफर्ट्स को प्रेजेंट करूँगी कि किस तरह हमारी गवर्नमेंट ट्रांसजेंडर्स के लिए काम कर रही है, किस तरह उनकी एजुकेशन पे, उनकी जॉब्स के लिए काम कर रही है, ताकि पाकिस्तान का जो इमेज है वो इंटरनेशनल लेवल पे एक सॉफ्ट इमेज बने। परफेक्ट, ऑल द बेस्ट फॉर दैट जी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, जान के आपके हवाले से, आपकी स्ट्रगल और उससे मुतालिक हम बात करते हैं। एक नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे और फिर एक और कहानी आपके साथ शेयर करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। बात करते हैं कुछ ऐसे लोगों की जो वतन से दूर भी हों तो वतन की मोहब्बत, वतन की मिट्टी की खुशबू उनको वापस खींच लाती है और अपने लोगों के लिए वो कुछ भी करने से गुरेज नहीं करते। वो इलाका जिससे उनका ताल्लुक हो, वो गांव जहां वो रह के गए हों, वहां के लोगों के लिए, वहां की बच्चियों के लिए तालीम की बात हो, ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करने की बात हो, वहां पे शजरकारी करने की बात हो, कोई भी काम हो, डेवलपमेंट के कोई भी काम हो, उससे वो पीछे नहीं रहते और वो हर काम में कूद जाते हैं, बस किसी भी तरह उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। इवन वो बच्चियां जो तालीम हासिल करने के लिए अखराजात बेयर नहीं कर सकती, उनके अखराजात भी अपनी जेब से अदा करते हैं, किताबें, यूनिफॉर्म फ्राहम करते हैं, माहौलियाती आलूदगी से निपटने के लिए बहुत से इकदाम करते हैं। और इसके अलावा अभी जो सैलाब आया था रिसेंटली, उसमें मुतासरा अफराद के लिए इमदादी सामान भी उन्होंने फराहम किया, जबकि कोरोना लॉकडाउन के दौरान 3 माह तक सैकड़ों घरों में राशन भी तकसीम किया। इंसानियत की खिदमत से सरशार दोस्तों के इस ग्रुप के रुकन वसीम अब्बास आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वसीम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, मैं ठीक, आप सुनाएं। कब आए पाकिस्तान? बस जी 4-5 दिन हो गए। ग्रेट। बहाउद्दीन और वहाँ का भी गांव मोजियां वाला, मैं जानना जरूर चाहूँगा आपसे कि कब से आपने सोचा कि सोशल वर्क करना है, कब से आपने सोचा कि इस गांव की तरक्की में आपका एक रोल होना चाहिए? बस जी जैसे जैसे मामलात हमारे सामने आते गए वैसे वैसे हम इसकी तरफ चल पड़े, इसकी बेहतरी के लिए। तो अगर आप एग्जैक्ट बात करें तो 4-5 साल हो गए हमें दोस्तों को इस जो इलाका है या गांव है हमारा मोजियां वाला या मंडी बहाउद्दीन, उनके लोगों और ख़ास तौर पर बच्चियों की तालीम के लिए कितने लोग हैं और आपके साथ? आप ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 दोस्त हैं हम, और बाकी हम नॉर्मली अपने काम करते रहते हैं, अपनी जॉब्स करते हैं, लेकिन साथ साथ हम सिर्फ एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है और उस व्हाट्सएप ग्रुप पे हम बच्चियों को तालीम के लिए स्कॉलरशिप, उनकी ट्रांसपोर्ट, क्योंकि गांव है, गांव से जब बेसिकली आप कहें कि बच्चियों को तालीम के बहुत से मसाइल हैं। यानी मैं ज़रूर जानना चाहूँगा वसीम कि आपने अपने बचपन में आपने गांव में क्या देखा कि जिसकी वजह से आप इतने फोकस्ड हैं कि बच्चियों की तालीम के लिए काम करना है इस गांव में? आपने बच्चियों के क्या हर्डल्स देखे वहाँ पर? मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा, हमारे एक बड़े बुजुर्ग थे, हैं भी, नार्वे में होते हैं वो, गुलाम रज़ा साहब। तो वो बच्चियों की तालीम के बारे में जब भी बाहर से आते थे, उस वक्त हम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में इस तो बच्चियों को तालीम के बारे में, गांव के स्कूल्स के बारे में कोई मीटिंग्स कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं कि आपकी बच्चियां कहाँ किस स्कूल में हैं, क्या मसाइल हैं। तो उनको देखते देखते हमें भी ये शौक़ पड़ा, और जब से मैं या बाकी दोस्त हम इंग्लैंड में सेटल हुए हैं तो फिर ये थोड़ी सी मुहिम तेज़ कर दी हमने। तो उसके लिए पहले तो हमने, गवर्नमेंट ने स्कूल बनाया, 5 कमरे थे, सिर्फ प्राइमरी स्कूल था, तो उसमें ऑब्वियसली मिडिल तक था, प्राइमरी तक था तो मिडिल नहीं था। तो हमने वहाँ पे 5 कमरे बनाए, बिल्डिंग एक नई बनाई, और ताकि बच्चियों को दूसरे गांव ना जाना पड़े। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मिडिल तक तो मामला ठीक हो गए। फिर अल्लाह का करम हुआ, गवर्नमेंट ने तावन किया, वहाँ पे हाई स्कूल जो है उसी बिल्डिंग में, क्योंकि बिल्डिंग बन चुकी थी, मैट्रिक तक क्लासेस शुरू हो गई। तो इसके साथ फिर हमें पता चला कि अब मैट्रिक तो पास कर लेती हैं, लेकिन इसके बाद उनको आगे शहर में, क्योंकि कॉलेज जो है 10-12-15 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ पे जाने के मसाइल हैं। तो वहाँ से फिर एक नई स्टोरी शुरू होगी कि अब बच्चियाँ मैट्रिक तो कर लेती हैं, लेकिन उसके बाद ऑब्वियसली गांव में या इलाके में लोगों के पास इतने वसाइल नहीं है कि वो 15 से 20 हज़ार रुपये, और ये मतलब गवर्नमेंट कॉलेज था, लेकिन वहाँ पे फ़ीस जो है वो 20 हज़ार रुपये आपकी सालाना है, जो कि एक आम बंदे के लिए बड़ी मुश्किल है। तो फिर हमें मसला पेश आया कि जी बच्चियों को कॉलेज भेजना है, तो वहाँ से क्योंकि बच्चियाँ छोड़ देती हैं, मैट्रिक के बाद बच्ची छोड़ दे तो मेरा ख्याल है कि बड़ा नुकसान है। अगर मतलब बच्ची नहीं पढ़ रही तो एक माशरा नहीं पढ़ रहा, माशरा रुका हुआ है। तो हमने फिर उनके लिए ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम किया। अभी उसके बाद फिर ये मसला शुरू हुआ कि जो बच्चियाँ प्राइवेट कॉलेजेस में जाना चाहती हैं, उनकी प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस कितनी ज़्यादा है कि वो अफोर्ड नहीं हो सकती। फिर हमने स्कॉलरशिप का एक इजरा शुरू कर दिया कि जो बच्ची पढ़ना चाहती है, अच्छे नंबर्स हैं, अच्छे मार्क्स हैं, उनको स्कॉलरशिप देना शुरू कर दी। तो तकरीबन पिछले 4 साल से हर साल हम 15 से 20 जो बच्चियाँ हैं जो मैट्रिक से निकल के कॉलेज में जा रही हैं, उनको हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं। ज़बरदस्त। यहीं से हम गुफ्तगू को कंटिन्यू करते हैं। वसीम साहब, एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, मरियम नवाज साहिबा मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर आज बहावलपुर से कैंपेन का आगाज़ करने जा रही हैं। आज वो बहावलपुर पहुंचेंगी। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह भी उनके हमरा होंगे। मरियम नवाज आज बहावलपुर में तंजीमी कन्वेंशन से खिताब करेंगी। तंजीमी कन्वेंशन में नए ओहदेदारान जो हैं वो शामिल होंगे और पार्टी के जो मकामी ओहदेदार हैं इनका तंजीमी इजलास भी मुनक्किद होगा। मरियम नवाज की सदारत
में मौजूदा तंजीमी ढांचे का जायजा लिया जाएगा। पार्टी के मकामी ओहदेदारों और कारकुनों के इजलास में तंजीमी उमूर पर गौर होगा। जो आज उनका ये एक नया सफ़र है जिसका वो आगाज़ कर रही हैं, एक नए सिरे से पार्टी को मुनज़्ज़म करना, एक नए सिरे से मोबिलाइज करना। और जिस तरह हम कहते हैं सलमा के इलेक्शन ईयर है, और जिस तरह से हम देखते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से वो वापस उनका आना और जिस तरह से उनका लोगों को मोबिलाइज करना, आज क्या मसरूफियत उनकी रहेगी। एक जो नए आगाज़ की हम बात करें, शराज दुरानी हमारे नुमाइंदे हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं भावलपुर से। शराज, आगाह कीजिएगा, आज क्या मसरूफियात होंगी मरियम नवाज की, कुछ हम बता पाएँ, कुछ हम आपसे जानना चाहते हैं। जी बिल्कुल, इस तरह है कि मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज आज से जो है वो मुल्क गिर जो तंजीमी दौरे हैं उनका बाकायदा वो आगाज करने जा रही हैं जनूबी पंजाब के अहम तरीन शहर बहावलपुर से। बहावलपुर एक डिवीजनल हेडक्वार्टर है और इसके 3 अजला बहावलपुर, भावलनगर और रहीम यार खान, तमाम तंजीमी अहदेदारों को यहाँ पर मदऊ किया गया और यहाँ पर गौर व खोज किया जाएगा कि पार्टी को किस तरह मुस्तहकम करना है। तो आज इन सरगर्मियों का, तंजीमी सरगर्मियों का बाकायदा आगाज होने जा रहा है। और आज जिस तरह मरियम नवाज भावलपुर जब अब पहुंचेंगी दोपहर को, तो मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह भी उनके हमरा होंगे। और आज तंजीमी कन्वेंशन से भी उन्होंने खिताब करना है जिसमें तंजीमी जो वर्कर्स और ओहदेदारान हैं उनकी जो है वो शिरकत होगी। और साथ ही कुछ तंजीमी कन्वेंशन के जो ओहदेदारान हैं उनसे अलग जो है वो इजलास भी होगा। और इसके साथ साथ जो मकामी ओहदेदारान हैं मुख्तलिफ पार्टियों के, उनके बारे में भी सुनने में आ रहा है, ज़राए बता रहे हैं कि वो आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो है वो ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो बेसिकली जो तंजीमी ढांचा है मुस्लिम लीग नून का, उसको मजीद मुस्तहकम करने के लिए एक मरबूत हिकमत अमली के तहत इस दौरे का आगाज जो है वो, इन जो दौरों का जो आगाज है वो यहाँ से किया जा रहा है। जी, आज के दिन की मसरूफियात से मुतालिक तो बता दिया, चूंकि 2 रोज़ा दौरा है तो मैं चाहती हूँ कि आप कल की मसरूफियात के हवाले से भी थोड़ा सा शेयर कर दें। कल मरियम नवाज साहिबा की मसरूफियात क्या रहेंगी? जी बिल्कुल, कल सारा दिन मरियम नवाज जो है वो तंजीमी ओहदेदारों से और मकामी जो क़यादत है मुस्लिम लीग नून की, उनसे ना सिर्फ मुलाकातें करेंगी बल्कि कल दोपहर 2 बजे एक अहम तरीन मीडिया टॉक के लिए भी कहा गया है भावलपुर के सहाफ़ियों को कि वो उसमें आए और मीडिया टॉक से भी उन्होंने खिताब करना है। ठीक, एक्सपेक्टेड टाइम कुछ है आपके नॉलेज में, कब तक पहुंचेंगी? इंतजामात के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। जी बिल्कुल, ये बहावलपुर में जो कन्वेंशन है वो जिस तरह आज होने जा रहा है, तो बताया जा रहा है कि दोपहर को तकरीबन 1 बजे के बाद उनकी आमद है भावलपुर एयरपोर्ट पर। भावलपुर एयरपोर्ट पर जो मकामी जो क़यादत है मुस्लिम लीग नून की, मकामी ओहदेदारान हैं, वो उनका इस्तकबाल करेंगे और वहाँ से उनको कन्वेंशन हॉल में लाया जाएगा और यहाँ पर वर्कर्स कन्वेंशन से जो है वो खिताब किया जाएगा। बहुत शुक्रिया शराज दुरानी, आपने बड़ी डिटेल से तफसीलात शेयर की हमारे साथ। मरियम नवाज साहिबा आज बहावलपुर पहुंच रही हैं, 2 रोज़ा दौरा है और उसके बाद कुछ अहम मुलाकातें भी हैं और कन्वेंशन से खिताब भी करेंगी वो। चलें जी, वापस आते हैं अपने मौजू की तरफ और वसीम साथ मौजूद है। हम बात कर रहे थे सोशल वर्क की, हम बात कर रहे थे कैसे एजुकेशन के सेक्टर में हमारे नौजवान काम करें, बिलखुसूस बच्चों की तालीम के हवाले से। वसीम, कुछ तालीम की तो बात हमने की, लेकिन इस दौरान हम ये भी जान पाए आपसे मुताल्लिक कि आपने कोविड हो या फ्लड्स हो या कोई आफत हो या कोई मुश्किल हो या परेशानी, दुख की घड़ी हो, आपने सपोर्ट भी किया। ज़रा आपके दोस्तों के ग्रुप ने, आप इकनॉमिक एम्पावरमेंट में किस तरह काम करते आए? इसमें ऑब्वियसली जब कोरोना का दौर था तो हम इंग्लैंड में थे, वहाँ पे भी लॉकडाउन लग गया, तो इवन इंग्लैंड में रहते हुए फाइनेंशियली बड़े मसाइल आ गए कि आप लॉकडाउन है, काम नहीं कर सकते। गवर्नमेंट हेल्प कर रही थी, लेकिन अब देख लें कि इंग्लैंड में या कोई तरक्की याफ्ता ममालिक है, वहाँ पे मसाइल थे लोगों को। तो जब हमने देखा कि पाकिस्तान में तो बिल्कुल ही माशी मसाइल ज़्यादा हैं, तो उस पर हमने फिर काम किया। उसके बाद हमने सोचा कि वक्ती तौर पे तो हमने राशन उनको दिया, लेकिन ये कोई देर पा काम नहीं था कि कुछ खाने के लिए देते हैं, वो खत्म हो जाए, मतलब हफ्ता 1 महीना। हाँ। तो फिर हमने सोचा कि उनको, लोगों को बजाय राशन के हम उनको कारोबार बना के दें। तो वहाँ से हमने फिर एक एंटरप्रेन्योर्स की हेल्प करने का सिलसिला शुरू किया। वहाँ पे जो छोटा कारोबार जो कर रहा है, जिसके पास थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है, तो उनको हमने ऑफर की कि हम आपको इंटरेस्ट फ्री, अच्छा, इंटरेस्ट फ्री। और कितना देते हैं इंटरेस्ट? ये मैक्सिमम 1.5 लाख रुपया देते हैं। छोटा जो रिक्शे वाला है, छोटा दुकान वाला है, उसको अगर एक 1.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट मिल जाती है तो वो उसको अपने कारोबार को वसी कर लेता है। तो उनके साथ फिर हम इंस्टॉलमेंट्स करते हैं कि 1.5 लाख रुपया दिया, मिनिमम 50,000 रुपया है और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपया। उसके उनको अपने कारोबार में वो डाल लें, 3 महीने तक वो फ्री होगा, कोई इंस्टॉलमेंट वापस नहीं है। 3 महीने के बाद
फिर मिनिमम 3,000 और मैक्सिमम 5,000। अच्छा, तो ये इंस्टॉलमेंट और में। इस पे कोई चेक का आपने सिलसिला रखा है कि आया जो रकम दी वो कारोबार में इस्तेमाल हुई या नहीं, और फिर वापसी को इंश्योर करना? हाँ जी, इसमें सबसे पहले तो वो खुद हमें बना के देते हैं कि एक रिपोर्ट टाइप चीज़ कि प्रपोजल देते हैं कि हमने इस तरह इसको इन्वेस्ट करना है। फॉर एग्जांपल किसी का छोटा रिक्शा है तो वो बड़ा रिक्शा कर लेता है, अगर शॉप है तो ये चीज़ें मैं रख लूँगा। फिर हम ये श्योर करते हैं कि हमारा बंदा जाके उनके साथ वो चीज़ें खरीद के ला के उनको दे, तो वो अपने कारोबार में। तो इस तरह उन भी, अब कोई फॉर एग्जांपल 50,000 60,000 कमा रहा है तो हमारी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ वो 70,000 पे चला जाता है, तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा खुद और जिस तरह आपकी टीम, आपने बताया 15 से 20 लोग हैं, ये सारे लोग मुल्क से बाहर हैं या टीम के कुछ मेंबर्स पाकिस्तान में भी हैं, ताकि सपोर्ट का सिलसिला चले? ये किया कि हमने जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पे जो टीचर्स हैं वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल स्कॉलरशिप के लिए बच्चियाँ उनको एप्लीकेशन देती हैं, फिर वो वेरीफाई करते हैं तो फिर हमारे पास पहुँचती है। तो बेसिकली हमारे पास जो गाँव में या स्कूल लेवल में टीचर ही काम कर रहे हैं, इस पे स्कॉलरशिप पे वो काम कर रहे हैं। इसमें हमें फिर पता चल जाए कि बच्चा अब ऑब्वियसली 9th या 10th में आता है तो टीचर को पता होता है कि इसके क्या मसाइल है मौजूद, तो वो हमें बिल्कुल जो मुस्तहिक बच्चे हैं वही हम तक पहुंचते हैं। फिर जो बाकी चीज़ें बिज़नेस के लिए तो उसमें भी हम टीचर्स को इन्वॉल्व करते हैं, जो मकामी टीचर्स हैं तो वही साथ जाके उनको फिर उसके बाद शजरकारी है। तो शजरकारी भी हमने स्कूल्स के साथ की है कि जो बच्चा ऑब्वियसली जो उस पर इन्वेस्टमेंट है वो हम करते हैं, लेकिन प्लांटेशन बच्चे करते हैं। उसमें बच्चे, एक तो प्लांटेशन हो रही है, तो बच्चे में एक सेंस डेवलप हो रही है कि ये चीज़ हमने आज है कल हमने खुद करनी है, तो इस तरह ये भी हम करें। तीसरा हम चाह रहे हैं, थोड़ी सी हमने एक छोटी सी लाइब्रेरी बना ली है और इसको हम वसी करना चाह रहे हैं फ्यूचर के लिए। पहले स्टेप गाँव के प्राइमरी स्कूल हाई स्कूल है बच्चियों का, कि बच्चियां वहाँ पे लाइब्रेरी में पढ़ें, और उसके बाद अगर ये वसी हो जाती है, इंशाल्लाह हो जाएगी, तो उसमें फिर ख़वातीन पहले नंबर पे ख़वातीन आए, वो बुक्स लें पढ़ें, और जैसे जैसे वसी होती जाए फिर हम इसको। वसीम, कभी ऐसा हुआ कि गांव में आपको ये मालूम हुआ कि अच्छा इस बच्ची ने अब मैट्रिक तो कर लिया या FSC तो कर ली, पढ़ना भी चाहती है, बड़ी शाइनिंग स्टूडेंट है, लेकिन किसी वजह से वो आगे नहीं जा रही, और फिर आपको जाना पड़ा हो या आपके किसी टीचर को आपने कहा हो कि आप उसे घर जाएँ, ज़रा काउंसिल करें पेरेंट्स को, नहीं लेट हर ग्रो द वे शी वांट टू, तो ऐसा भी होता है? बिल्कुल ऐसा होता है। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चियाँ जो मैट्रिक के बाद, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है, अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे उस इलाके के या उस गांव के लोग बाज़ दफ़ा वो नहीं भेजते बच्चियों को, तो उसके लिए फिर हम उनको बिल्कुल कहते हैं कि जी आपकी ट्रांसपोर्ट का खर्चा या जिम्मेदारी हमारी होगी, वो कॉलेज की बस होगी, आप बच्ची को भेजें, बच्ची की यूनिफॉर्म, इवन बच्ची की बुक्स, सारा कुछ हम करेंगे। और यहाँ तक हम उनको कहते हैं कि अगर इंशाल्लाह ये बच्ची यूनिवर्सिटी तक जाएगी तो हम इनको वहाँ तक लेके जाएंगे। As far as I know, उस साइड पे मंडी बहाउद्दीन वाली साइड पे रोड स्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है। मोटरवे से आप जैसे ही उतरते हैं तो वो एक तो रोड के मसाइल, एक्सेस के इश्यूज, वहाँ पे गाड़ियों का एक्सेस भी इवन मुश्किल होता है। बदकिस्मती से ये मसाइल हैं भी और रहे भी हैं, अभी भी हैं, लेकिन अभी कुछ डेवलपमेंट हो रही है। अब जो रास्ता आप 20 किलोमीटर का है वो आप नॉर्मली 25-30 मिनट में कर लेते हैं, लेकिन बदकिस्मती से 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। वो 1.5-2 घंटे। अब यहाँ पे भी मसले आए कि हमारा गांव जो है वो मंडी बहाउद्दीन और गुजरात के बिल्कुल बॉर्डर पे है, आखिरी है, तो इधर से गुजरात शुरू हो जाता है मंडी, तो फिर हमारे लिए गुजरात नज़दीक है। तो गुजरात की जब कॉलेज से बात की, वो कहते हैं जी हम तो गुजरात में हैं, तो आप मंडी में, हम अपनी बस नहीं भेज सकते बच्चियों को लेने के लिए। तो फिर हमने उनसे रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने कहा जी हम सुबह 9 बजे कॉलेज लगता है, तो आपकी बच्चियों को हम सुबह 6 बजे उठाएं, 6 बजे उनको लेके कॉलेज आएंगे, उसके बाद हमारी बस अपने बच्चियों को उठाएगी, और इसी तरह शाम को पहले उनकी बच्चियां जो गुजरात वाली हैं वो जाएंगी और उसके बाद हमारी। तो अब बच्ची सुबह 6 बजे उठ के और शाम को वो 5-6 बजे वापस आ रही है, तो इतने मसाइल के बच्चे क्या करें। उसके बाद फिर वो ड्रॉप होना शुरू हो जाती हैं। तो फिर हमने जिनका नाम लिया, गुलाम रज़ा साहब हैं, अल खैर ट्रस्ट है, उनसे रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने गाँव में तकरीबन 1.5 करोड़ की ज़मीन महकमे तालीम को दे दी। अच्छा, वो उनके नाम कर दी कि आप हमें इस तरह करें, जो बच्चियाँ चलें किसी तरह से वो नहीं पढ़ पा रही, तो उनके लिए हमें कोई वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर बना दें कि वो उसमें कुछ सीख सकें, कुछ जो भी वो सीखना चाहती है, कोई कंप्यूटर, कोई कोर्सेज, ताकि वो एक प्रैक्टिकल लाइफ में उनको कोई मसाइल ना हो। तो अभी अल्लाह करे ये बातें आला हुकाम तक पहुँचें। ये नाम तो हमने ज़मीन तो मुंतकिल कर दिया है, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें कोई वहाँ पे कोई वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर बना दे, ताकि बच्चियां जो किसी वजह से स्पॉन्सर्स मिल जाएं और वो बन जाए और बच्चियां आराम से आ सकें। अगर आप ओवरऑल देखें तो हमने तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ की सिर्फ बिल्डिंग बनाई है जो गवर्नमेंट स्कूल है, और 1.5-2 करोड़ की ज़मीन हमने दे दी है। अब हम
यहाँ तक चाहते हैं कि कोई हमें सिर्फ इतना कह दे कि जी हम टीचर्स दे देंगे, मुआवनत पैसे आप खुद कर लें, बाकी सारा कुछ गवर्नमेंट कर लेगी या हम कर देंगे, तो वहाँ तक भी हम बिल्कुल रेडी हैं कि अगर इतना 1.5, 2, 3, 4 करोड़ की कर लिया है तो 1-1.5 करोड़ हम सारे दोस्त, सारी कम्युनिटी, गांव इकट्ठा करके उनको दे देंगे, बिल्डिंग बना देंगे, लेकिन हम कुछ करें हमारे लिए। बिल्कुल, आप बहुत ज़बरदस्त काम करें, लेकिन वसीम साहब एक मेरी छोटी सी सजेशन, प्लीज़ डू कंसिडर कि वहाँ पे सेहत के मसाइल भी हैं, वहाँ पे हॉस्पिटल्स की बड़ी कमी है, छोटे डिस्पेंसरीज जो करीब हो, लोगों की एक्सेस में हो, तो उस पर कोई प्लान है? उस पर अब मंडी बहाउद्दीन में तकरीबन आप मेन सिटी के अलावा तकरीबन 800,000 के अराउंड गांव हैं छोटे, और अगर आप इस रीजन को देखें, मंडी, गुजरात, झेलम, इवन मीरपुर तक आ जाए तो ये सारा रीजन आपको यूरोप, इंग्लैंड और वहाँ पे मिलेगा, मतलब ज़्यादा लोग उधर हैं। तो अभी वहाँ पे हमने 200 जो वेलफेयर सोसाइटीज़ हैं गांव की, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया है और वहाँ पे एक हॉस्पिटल कायम कर रहे हैं, फ्री हॉस्पिटल बच्चा के लिए मंडी बहाउद्दीन में। तो ये फिर हम एक गांव की तंजीम है जी, फॉर एग्जांपल मोजियाँ वाला है, वहाँ के दोस्त हैं, नौजवान हैं, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, तो फिर हम इसको ये डिवाइड कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जी हम मसलन हम 10 बच्चों को स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे थे, इस दफ़ा 8 आई हैं तो 2 एक्स्ट्रा आ गई, 2 हमारे पास पैसे बच गए हैं, तो साथ वाले गांव में अगर कोई इस तरह की बच्ची है तो हम उस जो मकामी उनकी है कोई वेलफेयर सोसाइटी या नौजवान उनको ऑफर कर दें कि यार ये आप ले लें, ताकि बच्ची कोई पीछे ना रह जाए। ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त जी काम आप कर रहे हैं, ऑल द बेस्ट। और इसी तरह से आपका जो ग्रुप है, मैं कहूँगा कि और फलता फूलता भी जाए और इसी तरह अच्छा काम आप करते चले जाएं, और इतना अच्छा काम करें कि फिर काम करने की जरूरत भी खत्म हो जाए वहाँ पर, कितना अच्छा काम हो जाए इंशाल्लाह जी, अल्लाह करे, इंशाल्लाह अल्लाह ने वसीला बनाया आपको। वसीम, बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे आप और आज हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, अभी हमें एक ब्रेक की तरफ पढ़ना है, जब ब्रेक से हम वापस आएंगे तो फिर हमारा मौजू होगा ये पाकिस्तान में आखिर वजह क्या है कि कैंसर पेशेंट्स का इजाफा है, वो चाहे ब्लड कैंसर हो, वो चाहे किसी भी ऑर्गन का कैंसर हो, वो चाहे ख़वातीन स्पेसिफिक कैंसर हो, चाहे मर्दों से मुतालिक हम बात करें जिसमें प्रोस्टेट कैंसर आता है। क्या वजह है? डाइट है, जेनेटिक्स है, इन्वायरमेंट है, क्या वजह है कि कैंसर इतना बढ़ता चला जा रहा है? ट्रीटमेंट में तो बात होती है, वजह क्या है, कैसे हम इसको कम कर सकते हैं, इस पर करेंगे बात ब्रेक के बाद। नया है जज्बा, नई है उमंग, खबर के साथ उस पर हो इजहार ख्याल। देखनी होगी दरामद से बरामद तक की सूरत हाल। कौन सी करेंसी है अप, कौन सी डाउन? मुआशी खुदनिसारी कैसे हासिल की जाए? रखते हैं नजर रियल एस्टेट से लेकर कमोडिटीज के उतार चढ़ाव तक। बिजनेस की होगी बात माहिरीन के साथ। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले शुएब ने थोड़ा सा टीजर दिया कि हम कैंसर की मुख्तलिफ अक़साम पे बात करने वाले हैं। 200 से ज़ायद अक़साम, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ तरह के कैंसर्स होते हैं। और होता क्या है कि जिस्म के किसी भी हिस्से में बेतरतीबी से तकसीम शुरू हो जाती है। खुलियों की तकसीम का ये अमल जिस्मानी निज़ाम के ताबे नहीं होता और इब्तदा में कैंसर इस हिस्से तक ही महदूद रहता है, लेकिन उसके बाद ज़ाहिर है जो बढ़ता है उसकी स्टेजेस आगे जाती हैं तो वो फैलना शुरू हो जाता है। और कैंसर मर्दों और ख़वातीन दोनों में उम्र के किसी भी हिस्से में हो सकता है और जिस्म के किसी भी हिस्से को मुतासर कर सकता है। ख़वातीन में आम तौर पे चेस्ट ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन है। इसके अलावा मुख्तलिफ अक़साम में कैंसर की जो पाई जाती हैं, लेकिन कोई भी कैंसर हो अगर अर्ली डिटेक्शन ना हो पहली 2 से 3 स्टेजेस के बाद, वो ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि वो क्योरेबल नहीं रहेगा। मरीज़ की तकलीफ़ को कम किया जाता है मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स के ज़रिए, लेकिन ज़ाहिर है उस तकलीफ दे अमल से गुजरने के बाद भी उसका मुकम्मल इलाज नहीं हो पाता। इसलिए अर्ली डिटेक्शन बहुत ज़रूरी है।
तरीका इलाज क्या होना चाहिए, कब डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। एग्जैक्टली, एंड फॉर दैट वी हैव विद अस प्रोफेसर आयशा ईसानी मजीद साहिबा विद अस। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? गुड टू हैव यू डॉक्टर साहिबा। जानना चाहते हैं आपसे कि अब तक जितनी रिसर्च हुई है, जितना आपने स्टडी किया, क्या वजह है पाकिस्तान में कैंसर पेशेंट्स की तादाद में रोज बरोज इजाफा क्यों हुआ? जी देखिए, पाकिस्तान जो है एक लो मिडिल इनकम डेवलपिंग कंट्री है। उसमें जो है बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी वजूहात हैं जो कि रिस्क फैक्टर्स कहते हैं इनको अब्रॉड। अब उनमें थिंग्स लाइक एडल्ट्रेशन ऑफ फूड, आयोनाइजिंग रेडिएशन, कुछ मदनियात, इस तरह वाटर पोल्यूशन, ये डिफरेंट पोल्यूटेंट्स हैं जो कि आप ऑनेस्टली स्पीकिंग के कोई उनका कंट्रोल और मैकेनिज्म्स नहीं है। स्पेशली फूड एडल्ट्रेशन, प्रोसेस्ड फूड्स, तो ये सब ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं। फिर लाइफस्टाइल्स, आपको पता है इधर जो है एक्सरसाइज, लैक ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सरसाइज, ओबेसिटी। एक सेकंड रुकिएगा, आपने प्रोसेस्ड फूड कहा डॉक्टर साहिबा जी। बच्चे खा रहे हैं नगेट्स, बच्चे खा रहे हैं बर्गर पैटीज। ट्रू, हम ये तो हर जगह देख रहे हैं प्रोसेस्ड फूड। और वेस्ट में ज्यादा ट्रेंड है वैसे प्रोसेस्ड फूड। आप देखिए कि वेस्ट में जो है बल्कि उल्टा है, जो उनके टीनेजर टाइप्स है जो कि माँ बाप के उससे, आपको पता है वहाँ तो जल्दी इंडिपेंडेंस हो जाती है, पेरेंट्स कांट मॉनिटर देम। बट वहाँ अगर आप यंग किड्स देखें, ग्रीन्स का खाना, सैलड्स का खाना, बॉइल्ड ब्रोकलीज, कॉलीफ्लावर एटसेट्रा, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं इनमें। अगर आप देखें कि जब उनकी जो यंग एज होती है ग्रोथ वाली, तो वहाँ तो बड़े स्ट्रिक्टली उनको जो है ना वो फूड्स, और वो स्कूल्स में अभी स्कूल्स की बात आप कुछ देर पहले कर रहे थे, वहाँ हेल्दी फूड्स अवेलेबल। यहाँ देखिए क्या है, पकौड़े, समोसे, और वो भी जिस तेल में तले जा रहे हैं जी। तो आप देखें जब शुरुआत में ही व्हेन यू आर डेवलपिंग, द बॉडी इज डेवलपिंग, यू आर हैविंग सच रिस्क फैक्टर्स अराउंड यू, तो जाहिर है वो एक दो जनरेशन के अब आप देख रहे हैं ना कि अब इट्स कमिंग अप इन द सब्सिक्वेंट जनरेशंस, इट स्टार्ट शोइंग। तो ये बहुत सी वजूहात हैं, ये तो प्रिवेंशन के नीचे आता है। मैं स्क्रीनिंग की भी बात करूंगी, यहाँ कोई स्क्रीनिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। स्टेज 3-4 में कैंसर्स आते हैं। देखिए कि कैंसर अगर होना है, ट्रिगर होना है तो वो होगा, लेकिन अगर आप 1 और 2 में उनको कैच कर लेंगे तो 90-95, ब्रेस्ट में जैसे 99% है स्टेज 1 की लॉन्गेविटी, सर्वाइवल। तो आप ये सब चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए आई थिंक दैट अ होलसम ऑल अंडर वन रूफ वाली केयर का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। प्राइमरी से रेफरल होना चाहिए, लेकिन रेफरल के लिए सहूलियात होनी चाहिए। सहूलियात जो है वो पब्लिक सेक्टर में होनी चाहिए, राइट, प्राइवेट में भी होने चाहिए। हमारे और भी एटॉमिक एनर्जी कमीशन भी है, वो भी करते हैं, उनका रेडियोथेरेपी का मैंडेट है और वहाँ रेडियोथेरेपी और इस तरह। लेकिन जो ओवरऑल केयर है, आपकी स्क्रीनिंग हुई, आपकी डायग्नोसिस हुई, सर्जरी हुई, मेडिकल ऑन्कोलॉजी से आपकी कीमोथेरेपी हुई, आपकी जेनेटिक्स की रिसर्च दूसरी, ताकि सब्सिक्वेंट जनरेशंस आपकी जो है वो सेफ हो। डॉक्टर साहिबा, मैं एक चीज़ समझना चाहती हूँ, केयर अंडर वन रूफ से हम क्या मुराद लें? होता क्या है कि पेशेंट पिम्स जाएगा, डायग्नोसिस होगा, ऑपरेट वगैरह वहाँ होगा, रेडिएशन के लिए वो नूरी जाएगा एटॉमिक एनर्जी के हॉस्पिटल, फिर वो वापस आएगा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेगा। क्या ये सब कुछ एक ही जगह पे होना चाहिए, एक से दूसरे हॉस्पिटल में? बिल्कुल जी, और यही कॉन्सेप्ट है। एंड मैं क्रेडिट दूंगी अभी जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये रियलाइज़ करते हुए, हमारी मिनिस्ट्री ने, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग ने मिल के जो है अभी इंशाल्लाह यू हैव गुड न्यूज़ इन फरवरी, एक कैंसर हॉस्पिटल, एक डेडिकेटेड कैंसर हॉस्पिटल जो है पब्लिक सेक्टर में, एंड दिस इज गोइंग टू बी इन पिम्स इंशाल्लाह, एंड इट विल केटर टू एवरीथिंग। यू वॉक इन, यू गेट स्क्रीन्ड, यू गेट डायग्नोज्ड, यू हैव सर्जरी, ICU केयर, इमरजेंसी केयर। देखिए ये सब चीज़ें भी तो है ना, बिल्कुल। योर मेडिकल ऑन्कोलॉजी and your research, everything under one. कितना बड़ा होगा ये? जी ये 200 बेडेड है, और इनिशियल फेज में 100 बेडेड with the capacity of 200 bedded. Okay. जी, तो इसके लिए कितना काम हो चुका? आप फरवरी की बात करें, फरवरी तो स्टार्ट हो चुका, बल्कि जी ये जो थॉट प्रोसेस था वो अराउंड 5 years ago ये हुआ था। अनफॉर्चुनेटली बीच में डिले हो गया बिकॉज ऑफ चेंजेस। आपको पता है कि जब इसके लिए पॉलिटिकल विल भी चाहिए होती है, और अब शुक्र है खुदा का, वी हैव एवरीथिंग ऑन ग्राउंड। सो इसका नक्शा बन गया है, इसकी इनिशियल मीटिंग्स हो गई हैं, और फाइनल स्टैंप ऑफ अप्रूवल भी है, एंड वी आर गोइंग टू गेट दैट। और आप देखिए कि कितनी बड़ी रेफरल टेरिटरी है ना इधर इस्लामाबाद पिम्स में अभी 8 बेड्स हैं सिर्फ। आप देखिए मतलब दिस इज नथिंग। 13 बेड्स में से सिर्फ 8 बेड्स, और वो पेशेंट्स कितने ख़राब होते हैं। कोई गायनी में पड़ा हुआ है तो कोई कहाँ पड़ा हुआ है सर्जरी, इंस्टेड कि वो एक कंसोलिडेटेड एरिया हो, उनके स्पेशल सर्जन्स होते हैं, उनको सर्जरी होती है।
ये वाला सारा इंशाल्लाह पूल जो है ये कलेक्ट होगा और आपकी बेस्ट सर्विसेज होंगी इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह अच्छा डॉक्टर साहब, चूंकि बहुत सी टाइप्स है कैंसर की, क्या हर किस्म का जो कैंसर है वो अर्ली डायग्नोज हो जाता है? मैं इसलिए सवाल करूँ कि क्या उसको ऐसा कोई सिम्टम होता है हर कैंसर का कि इंसान को एक कॉल आती है कि अब जाएं और डायग्नोसिस कराएं? जी देखिए, इफ अ पेशेंट इज नॉट वेल, मैं हमेशा कहती हूँ द पेशेंट इज राइट, बिलीव इन देम। देयर इज अ सर्टेन सेट ऑफ टेस्ट जिसमें आपकी रेडियोलॉजी के पार्ट्स आते हैं, योर अल्ट्रासाउंड, जो सीटीज, एमआर एक्सेट्रा, वो है, और लैब टेस्ट। देखिए इन दो के कॉम्बिनेशन से आपको सारे फीलर्स मिल जाते हैं अलॉन्ग विद हिस्ट्री कि ये इज द पेशेंट गोइंग टूवर्ड्स द कैंसर पाथ, राइट। अगर ब्रेस्ट का है तो आप देख लें, लंप इज द कॉमनेस्ट थिंग। बहुत ज़्यादा रेक्टम का भी हो रहा है मेल्स फीमेल्स में, आप देखिए कितनी हैरानी की बात है, गट का हो रहा है पाकिस्तान में। इसी तरह जो है लिम्फोमा, हमारे बहुत से मरीज अफगानिस्तान से आते हैं, देखिए उनका लिम्फोमा, लिम्फोइड टिश्यू का, विच इज़ रेडिएशन रिलेटेड, that is there. Lung cancer, again smokers related, you know how much of the smoking. So ये जब आपके पास imaging और वो है तो वो आपको you just get the diagnosis, but then the delay comes in the treatment. और जेनेटिक्स का कितना रोल होता है कैंसर में? जी, फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट में 5 to 10% जेनेटिक्स है, और जिसमें कोसैंग्युइस मैरिजेस भी हैं, आपकी जो कज़न मैरिजेस का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है। और उसके साथ ये है कि अगर आपकी मदर है, नानी, बहन वगैरह उसमें होगा तो आपको बहुत विजिलेंटली स्क्रीन कराना चाहिए एवरी ईयर, 40 ईयर से अबव मेमोग्राफी, और अगर यंगर हैं आप तो अल्ट्रासाउंड कराएं, आप 6 मंथली फॉलो अप कराएं। There is nothing more precious than your life. अच्छा, और डॉक्टर साहब, अगर फैमिली में किसी भी खातून को ब्रेस्ट कैंसर है तो फैमिली में जो मर्द हैं क्या वो बिल्कुल सेफ होते हैं? देखिए जी, बिल्कुल नहीं सेफ होते। ये म्यूटेशन होती है BRCA1 और 2 जीन्स की बेसिकली, और बाकी जीन्स भी हैं, तो वो मेन में भी जाहिर होती है। अच्छा, मेन में एक बड़ा इंटरेस्टिंग था, I'd gone to the RSNA, ये शिकागो में एक बिगेस्ट कॉन्फ्रेंस होती है ऑन्कोलॉजी, कैंसर और रेडियोलॉजी की, तो उसमें इतना इंटरेस्टिंग था कि ये जेनेटिक म्यूटेशन इज रिलेटेड टू प्रोस्टेट कैंसर। Imagine, so the same genes which are mutating in women and giving them breast cancer Can are give giving a man a prostate cancer. prostate cancer. So you see, so if you have everything under one roof, people sit down, you do multidisciplinary meetings. ये नहीं है कि आप इलाज वहाँ से करा लें फिर उधर आ जाएं, फिर सब लोग पता नहीं कब एक साथ होंगे और डिस्कस हो गए पेशेंट। सो वी रियली नीड दिस। और देखिए कि जब तक ये नहीं होगा ये शरह बढ़ती जाएगी, अमवात बढ़ती जाएंगी, लोग जो हैं बेशक डायग्नोज हो जाएं, वो जब तक एक रेफरल के लिए एक प्लेस नहीं होगी। That too at a primary level. Yes, so referral from primary level. There's a lot of screening for cervix, etc., for breast at primary level, but where should they go? That is the next question. Okay. Yeah, so you need these institutes in the public sector because all people cannot afford private True costs. that. और डॉक्टर साहब, क्या इसके लिए हमारे तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो चाहे किसी और डोमेन के स्पेशलिस्ट भी क्यों ना हो, उनकी भी ट्रेनिंग जरूरी होती है? क्योंकि ज़ाहिर है नॉर्मली हम देखते हैं कि कोई और भी तकलीफ के साथ आप जा रहे हैं तो डॉक्टर अपने हिसाब से तो आपको मेडिसिन दे रहा है, वो डायग्नोसिस ही नहीं हुआ जी कि मामला कुछ और था, वो तब मालूम हुआ जब मामला हाथ से निकल चुका था। और ये प्रॉब्लम शायद तब से स्टार्ट हुआ जब से हर डिसिप्लिन के लहदा स्पेशलाइजेशंस आ गई, एक डॉक्टर दूसरे की डोमेन में नहीं जाता। सो देखिए, इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए जी ऑल फैसिलिटीज अंडर वन रूफ जो कह रहे हैं, उसमें आपके रेडियोलॉजिस्ट होंगे, पैथोलॉजिस्ट्स हैं, सर्जन्स हैं, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट्स हैं, आपके जो रिसर्च इनपुट जिन्होंने देना है, ICU केयर है, आपकी सारा स्टाफ, तो ये सब जब एक अंडर वन रूफ होंगे, ये बैठेंगे, इनको द पेशेंट विल बी द प्राइमरी कंसर्न, नॉट योर स्पेशलिटी। You are there to serve the patient. And that is the concept which is there in the West and what we should encourage. True. Cross talking with each other, discussing. Yes. ये आपका या मेरा मरीज नहीं है, वो तो एक अल्लाह वो तो मरीज है, वो तो मरीज है, ऐसे केयर चाहिए। वो एक अल्लाह मियाँ का बंदा है, बंदी है, उसको खुदारा जो है treat the disease and not make domains. So ये concept जो है इंशाल्लाह we are very promising. We did not have initially आपको एक स्टेज भी तो इस चीज के लिए चाहिए, you need a framework for that.
but now thanks to the government's effort this framework एक is अच्छा there सेटअप बनने जा रहा है। and अच्छा डॉक्टर साहिबा, हमारे लाइफस्टाइल में ऐसी क्या मॉडिफिकेशन हो सकती है कि कैंसर के साथ हमारा एक्सपोजर ना हो या कम हो, या हमारे जेनेटिक्स में भी है तो हम उसको अवॉइड कर सकें? जी, सो बेसिकली देखिए ना, लाइफस्टाइल में हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, देखिए आप ग्रीन्स क्यों नहीं खाते? आजकल विंटर है तो आपके जो ब्रोकली है, कॉलीफ्लावर है, आपकी सैलड्स है, इट डजंट हैव टू बी वेरी एक्सपेंसिव और आप रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, आप घर में लेके इधर चक शहजाद में आप जाएं और देखें, इतना फ्रेश आपको वेजिटेबल नजर आता है, एंड यू नो इट्स रीजनेबल, सो यू डू दैट, द ग्रीन साग वगैरह देखें, आई मीन कितना बाहर तो लोग ये साग और वो जो है रॉ खाते हैं, पार्ट ऑफ सैलेड है, you हमें do that. तो घास फूस लगता है ना। हमें तो घास फूस लगता है, हम तो कहते हैं जब तक कोई गोश्त कढ़ाई वगैरह तिक्के ना हो उसमें तो वो ना हो। तो उसके अलावा जी टेक आउट एटलीस्ट हाफ एन आवर फॉर योरसेल्फ, सी इट de-stresses you, it's good, you know, you get a cardiac good activity, good exercise, cardio, so at least half an hour to 45 minutes. देखिए यू मस्ट, आप ये ना कहें मैं घर में या मैं ऑफिस में इतनी देर रही या ऊपर से नीचे आई या इधर गई तो वो मैंने कर लिया, नो, यू नीड dedicated time for self. What is half an hour in 24 hours? It's nothing. But it's for your life actually. It's for your life. Yes. So do that. Try and avoid these processed, and you know, the growing children, please. Okay. You know, we और इसमें भी डॉक्टर साहब अब बहुत सालों से एक डिबेट स्टार्ट हुई कि जी माइक्रोवेव का जो इस्तेमाल है इससे भी कैंसर बढ़ा, ऑल्दो इसमें कोई सपोर्टिव रिसर्च शायद नहीं आई, बट इस पे बात हुई, इस पे आपकी राय क्या है? So what I feel is कि देखें जी, उसी दिन का फ्रेश फूड होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, बार बार हीट रीहीट, अभी दो के you're right, रिसर्च नहीं है, बट आप खुद देखें एनीथिंग विद रेडिएशंस इन इट इज रेडिएशंस, सो एंड दोस डिशेस, प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल, जी प्लास्टिक तो हमारे अंदर आ चुका है, बिल्कुल भी नहीं जी, आई थिंक कि अब तो बिल्कुल ये इट्स अ नो कि आप प्लास्टिक में और फिर आप ये रेडिएशन वेव्स यूज कर रहे हैं, तो यू नो वही बात है कि आफ्टर 2 generations or something you'll see these effects and then you'll say ओहो उस वक्त नहीं करना चाहिए था, बट प्लीज यू नो फ्रेश फूड उसी वक्त। डॉक्टर साहिबा, कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी ऐसे आते हैं जिनके बारे में कहा जाता है, कुछ टाइम पहले हमने एक रिसर्च शेयर की थी कि जो कैरेटिन प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी कैंसर कॉज करते हैं, ये बहुत ज़्यादा जो रिसर्च हुई थी ये हुई थी उन एरियाज़ में जहाँ पे नीग्रोज के जैसे बाल बहुत ज़्यादा कर्ल होते हैं, तो वो स्ट्रेटनिंग के लिए जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो कैंसर कॉज करता है, इज दैट ट्रू? देखिए ये भी अगेन रिसर्च इज नीडेड ऑन दैट, बट व्हाई यूज एनी एक्सेसिव केमिकल और दैट प्रोडक्ट, इट इज नॉट नेचुरल। आप खुद देखें कि इतना ये ब्लीचेस हैं, स्किन ब्लीचेस, ये हेयर and then mercury on skin and whitening, all these whitening products, this hair straightening products, देखिए दिस इज नॉट नेचुरल। आप खुद सोचें स्कैल्प की स्किन को आपको क्या हो जाएगा। हमारे यहाँ मेलेनोमास और इस किस्म के स्किन वाले कैंसर्स नहीं होते थे, एक्सेप्ट वो पान ईटर्स में इसको MSL हो जाता, लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि विमेन भी और वो उनमें ये इंक्रीज है ना, तो यूजिंग ऑल दीज प्रोडक्ट्स एंड द नंबर्स आर इंक्रीजिंग एंड we need to be careful ourselves. We should just do the screening for the basic things, at least we should डॉक्टर साहब, वैसे मैंने स्किन कैंसर्स यूजुअली देखे नहीं है, तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, वो कैसे जी वो अल्सरेटिंग लीजन्स है, कभी कभी जी 2 टाइप्स के, एक तो ऑब्वियस अल्सर सा बन जाता है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, माउथ अल्सर्स क्योंकि कॉमन चीज़ है तो हम डिस्कार्ड कर देते हैं, और ये बीटल नट ईटर्स और वो कराची की साइड पे साउथ में क्योंकि बहुत पान वगैरह छालियाँ खाई जाती है तो वो बार बार अपडेट करते हैं, तो वो तो अल्सर के तौर पे है। एक चीज़ है मोल्स, अब तो मोल्स वगैरह में और वो भी जो है ये मेलेनोमास और वो भी बहुत ज़्यादा, और लोग उसको लेजर से रिमूव भी कराते हैं, और ये मैं आपको बताऊं ये वेस्ट की ऑनेस्टली उधर बहुत ज़्यादा होता था, और अब तो यहाँ इतना हम देख रहे हैं इमेजेस में जब पेशेंट्स आ रहे, इट्स गेटिंग वेरी कॉमन। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या ये भी मामला होता है कि हम तो देखते हैं कि एक पेशेंट के साथ एक नहीं कई अटेंडेंट जाते हैं हॉस्पिटल, एक का एक्सरे होना है, 4 लोग साथ गए रहे हैं, सारे घर वाले पूरा खानदान पहुंच जाता है जी, जैसे डॉक्टर ने नहीं, उन्होंने उनका इलाज भी करना है, डायग्नोसिस भी करना है, तो जो बहुत ज़्यादा लोगों का इन्फ्लक्स होता है हॉस्पिटल्स में, ज़रा रेडिएशंस भी हैं, बीमारियां भी हैं, इन्फेक्शंस भी हैं, इससे भी हमारा लोड बढ़ता है मेडिकल के शोबे पर। जी बिल्कुल, थैंक यू, आपने तो दिल की बात कह दी कि वाकई एक एक्सरे होगा, 4 लोग साथ होंगे, और वो एक मरीज को तो जो लगे बार बार कहने के बावजूद वो बिल्कुल साथ खड़े हुए होंगे, आप ये देखिए ना, और रेडिएशन है, यस, और एक लेवल ऑफ रेडिएशन है जो आपको रेडिएशन एक्सपोजर साल का वैसे भी मिल रहा है 2.6 मिलीसीवर्ट, वो आपको वैसे मिल रहा है, और आप ये देखिए कि अगर आप मरीज के साथ खुद भी वो करें, एंड रेडिएशंस ट्रिगर म्यूटेशंस,
Yes, Yes. that's why I'm talking Yeah. about this. So ना कि आप thank like- you. Yes, yes. और इसमें भी गैर जरूरी एक्सरेज बिल्कुल causing बिल्कुल factor है। बिल्कुल जी, सर में दर्द हुआ, एक्सरे, अब तो सीटी स्कैन पे सब पहुंच गए। डॉक्टर ने कहा कि हम पहले कहते एक्सरे करा के डॉक्टर के पास जाएंगे। जी, और अब तो अगर आप देखें कि अगर 150 सीटी स्कैन्स हो रहे हैं तो उसमें से कोई 120 जो है 30 जो है, बल्कि रियली 80% है हेडेक। बस हेडेक आप वो कर ले। इमरजेंसी में भी उन्होंने कहा जान छुड़ाएं, चलें जी लिख दे। और रिसोर्सेज का, आपकी अपनी हेल्थ का देखें, अपने लिए आप देखें कि उसमें कितनी ज़्यादा रेडिएशन है, तो आप अपनी ऐड करते जा रहे हैं। और ये अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशन, अननेसेसरी रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस, लेकिन ये हो क्यों रहा है? और हो रहा है, और आपके कहने के बावजूद, और देखिए कि उनको डॉक्टर ही कहते हैं ना, डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं। तभी तो हमने उसमें स्टार्ट में कहा ना कि डॉक्टर्स का आपस में कोलैबोरेशन बहुत अहम है, ताकि अगर वो इकट्ठे होंगे, इंटरडिसिप्लिनरी अगर हम देखें कि डिस्कशंस हों कि क्यों हो रहा है। अगर कोई डॉक्टर ज्यादा टेस्ट नहीं लिखता, अगर एक्सरे नहीं लिखा तो पेशेंट डॉक्टर अच्छा नहीं है। डॉक्टर नहीं, इसको पता ही नहीं है एक्सरे कराना था। और अल्ट्रासाउंड भी, अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासाउंड ओके सेफ है, बट इट्स नॉट हेल्दी कि आप हैं वो उधर ही जो है, बाकी पेशेंट्स हैं, आपका बार बार वो प्रोब से आप लगे, अल्ट्रासाउंड वेव्स हैं, रेडिएशन फ्री हैं, बट अगेन इट्स अननेसेसरी है तो नुकसानदेह हो सकता है। सो ये जी, थैंक यू वेरी मच, आपने तो जो है बहुत हम सब की दिल की बात कह दी। और ये मैसेज आई थिंक फॉर ऑल मेडिकल और हेल्थ प्रोफेशनल्स होना चाहिए अबाउट अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशन। बिल्कुल ऐसे ही है डॉक्टर साहबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे जी। हमेशा आपसे बात करें बहुत अच्छा लगता है, और ये कितनी अच्छी खुशखबरी उन्होंने शेयर की हमसे कि दिस मंथ यानी फरवरी में इंशाल्लाह 200 बेड का कैंसर हॉस्पिटल पिम्स के अंदर होगा, जिसमें हम देखेंगे कि एवरीथिंग अंडर वन रूफ, वो चाहे डायग्नोसिस यानी स्क्रीनिंग की हम बात करें, वो फिर सर्जरीज एंड ऑल द इंटरवेंशंस, और फिर उसके बाद पोस्ट केयर, वो चाहे आईसीयू की है, और उसके बाद और बड़ी थेरेपीज भी होते हैं, समटाइम्स आपको साइकोलॉजिकल इश्यूज भी हो जाते हैं साथ डेवलप। तो सबके लिए पिम्स यानी हम पब्लिक सेक्टर में देखेंगे कि इंशाल्लाह बहुत अच्छा काम होता नजर आएगा, जरा गवर्नमेंट की इसमें एफर्ट्स रही हैं। बिल्कुल, इसके साथ ही मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी कल नए टॉपिक्स, नए मेहमानों के साथ। अल्लाह हाफिज।